नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे? मस्त मजे में। वैसे इंसान को मजे में रहना चाहिए, टेंशन लेनी नहीं चाहिए, बिंदास रहना चाहिए, लेकिन वेल सभ्य और संस्कारी बनकर। इस चैनल पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों का, तमाम प्रतियोगी योद्धाओं का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। और वक्त हो चुका आपके राजस्थान जिला दर्शन का। जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हो, राजस्थान जिला दर्शन में आज हम देखेंगे RJ09। तो आज हम एज ए पर्यटक के तौर पर, एक इतिहासकार के तौर पर अपन यात्रा करेंगे कौन से गढ़ की? चित्तौड़गढ़ की। जैसा कि नाम चित्तौड़गढ़ है, आपके मन में पहले से आ जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, जिसे राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है, जिसे राजस्थान की शक्ति नगरी और राजस्थान की भक्ति नगरी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान की शक्ति और भक्ति के नाम से प्रसिद्ध जो कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़ है। कि चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है ना, वो है गोसिंगा। जैसा कि चिड़िया, और चिड़िया इसका नाम है गोसिंगा। वैसे ध्यान एक होता है चौसिंगा, 4 सींग वाला, वो अलग है, ध्यान रखना। ये गोसिंगा एक चिड़िया का नाम है, और ये चिड़िया ध्यान रखना कहाँ की? शुभंकर मानी जाती है, चित्तौड़गढ़ की। और जैसा कि आप लोग दृश्य देख रहे हो, ये पूरा का पूरा दृश्य पहाड़ी से लिया गया, और दृश्य कौन से गढ़ का है? चित्तौड़गढ़ का। प्यारे परीक्षार्थियों, आप लोग भली बात ही जानते हैं कि चित्तौड़ एक शहर का भी नाम है और चित्तौड़ एक किले का भी नाम है। तो वास्तव में जो चित्तौड़गढ़ शहर जो बसा था ना, वो शहर बसा हुआ मित्रों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इर्द गिर्द थी, है ना। और ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ की पहाड़ी का नाम आप भली बात जानते हैं, चित्रकूट पहाड़ी। और यहाँ जो पठार मिलेगा कौन सा? मेसा पठार। तो ध्यान रखना, आज चित्तौड़गढ़ की मेसा पठार की नगरी का जिक्र करेंगे, जिसे अपन राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। और जैसे चित्तौड़ पढ़ते हो, और चित्तौड़ को अगर ढंग से आप देख लो ना, तो समझ लो साहब मेवाड़ का आधे से ज्यादा इतिहास पूर्ण हो जाता साहब चित्तौड़गढ़ नाम के साथ ही। तो प्यारे परीक्षार्थियों, जब चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ है, ध्यान रखना, अपने राजस्थान के इधर देख सकते हो साहब, ये पूर्व, और इधर कौन सी? दक्षिण। तो मित्रों दक्षिण पूर्व कह सकते हो, या फिर कह सकते हो साहब दक्षिणी भाग में। तो दक्षिणी भाग में कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़ है। जैसा कि अपन सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की अक्षांश स्थिति देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट है उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट ये पूर्वी देशांतर। ये है समुचे राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। बात करें साहब केवल चित्तौड़गढ़ की, तो मित्रों ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ की एकमात्र जो राज्य सीमा लगती है वो लगती है मित्रों मध्य प्रदेश और MP के साथ। जैसा कि आप लोग भली बात समझते हैं कि राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन से प्रदेश साथ लगती है? मध्य प्रदेश साथ। और मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सीमा लगती है कौन से गढ़ से? चित्तौड़गढ़ से। प्यारे परीक्षार्थियों, जब चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ राजस्थान का वह जिला जो एक नहीं बल्कि 2 खंडों में विभाजित है, 2 खंडों में विभाजित है। ये तो पूरा चित्तौड़गढ़ है, और यहाँ जो टुकड़ा है ना, ये मित्रों ध्यान रखना भैंसरोडगढ़ का भी है। कौन से गढ़ का है? भैंसरोडगढ़। तो आप ये भी कह सकते हो कि चित्तौड़गढ़ से लगने वाले जिले कौन कौन से? सुनो, सबसे उत्तर में हो गया भीलवाड़ा, इधर आपके भीलवाड़ा के पास दूसरा हो गया बूंदी जो दूसरे हिस्से के लगेगा, तीसरा हो गया साहब आपके कोटा, और कोटा के साथ ही आप कह सकते हो साहब इधर आपका जिला जाएगा चौथा कौन सा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के साथ आ जाएगा पांचवा कौन सा? उदयपुर। और उदयपुर के साथ छठा आएगा मित्रों कौन सा? संबंध है राजसमंद। यानी चित्तौड़गढ़ इस जिले की सीमा लगती है मित्रों 6 जिलों से। राजस्थान के 2 ऐसे जिले जो 2 भागों में विभाजित है, यानी इनके 2 खंड है। अजमेर का दूसरा भाग हुआ है टोडगढ़, जहां सीमा बीच में आ जाती है राजसमंद की, और यहाँ चित्तौड़ का ध्यान रखना, कैसे तो बीच का टुकड़ा कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ है, और बीच में सीमा आ जाती है मित्रों भीलवाड़ा की। और भीलवाड़ा हमने आपको पठार बताया था, ऊपर माल का पठार, याद है कुछ? तो ये ऊपर माल का जो पठार है ना, ये चित्तौड़ को कहते हैं साहब एक तरह से खंडित भी कर देता है ना। तो राजस्थान का दूसरा खंडित जिला पूछे तो मित्रों कौन सा गढ़ बताना है? चित्तौड़गढ़। पहला खंडित हो गया अजमेर, और दूसरा खंडित कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़। और ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। प्यारे परीक्षार्थियों, जैसा कि आप लोगों हम बताते हैं कि साहब चित्तौड़गढ़ की अक्षांश स्थिति देखे ना, तो 23 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 13 मिनट वो है उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर। जैसा कि आप पिछले 7, 8, 9 दिन से
राजस्थान का जिला दर्शन देख रहे हो ना, उसमें शुरू के जो 3 पेजों की जो भूमिका है एकदम बिल्कुल एजिट है। तो अब आपको राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति तो आपने अच्छे से आपको याद होगी, लेकिन प्रत्येक जिले की भी अलग से अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है। तो इसके लिए आप ये करें कि साथ ही साथ में ना स्क्रीनशॉट भी लेते रहा करें, और इस स्क्रीनशॉट को दिन में 2 या 3 बार देख लिया करें। और अगर 2 या 3 बार देख लोगे ना तो कोई दुराचारी शक्ति आपको भुला नहीं सकती। ये आपके सामने चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का मुख्यालय बिल्कुल बीचों बीच में है, और चित्तौड़गढ़ में बहुत सारे आप देख सकते हो साहब अलग अलग स्थान है। जैसे अब शुरुआत करते हैं साहब रासमी से। जैसे ही रासमी का नाम याद आता है तो याद करो साहब जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है, याद करो साहब मातृकुंडिया, बहुत ही पवित्र स्थल है जहां पर परशुराम महादेव ने कहते हैं साहब अपने पापों के निवारण के लिए पहली बार स्नान किया था। तो कहते हैं साहब भूले भटके, यानी कहते हैं जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो जाए ना, उन पापों का निवारण होता है रासमी गांव के मातृकुंडिया तालाब के अंदर। इधर चले जाओ तो ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाओगे एक स्थान आएगा बेंगू, और जैसे ही बेगू का नाम आता है ना तो उससे आपको किसान आंदोलन याद आना चाहिए। बेगू किसान आंदोलन याद करो साहब, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। याद करो साहब बेंगू का वो कांड गोविंदपुरा वाला जहां पर 2 धाकड़ शहीद हुए थे, कृपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़। वो ध्यान रखना घटना कौन से घट गई है, चित्तौड़गढ़ का ठिकाना कौन सा, बेगू। और ठाकुर याद करो मित्रों अनूप सिंह, और यही वो समझौता हुआ था जिसे कहते हैं बोल्शेविक समझौता, है ना। उसी प्रकार देखना यहाँ दूसरा स्थान कौन सा, बाटा, राउत बाटा है। राउत बाटा का पहले अधिकतम भाग चित्तौड़गढ़ में था, अब राउत बाटा कहते हैं अधिकतम भाग कौन से गढ़ में आ गया, चित्तौड़गढ़ में आ गया, है ना। और राउत बाटा जैसे ही नाम याद आता है तो आपको याद आता है साहब राजस्थान की अणुशक्ति, और राजस्थान की अणुशक्ति कौन सा बाटा है, राउत बाटा है। उसी प्रकार बाकी बहुत सारे ऐसे स्थान है, जैसे मान लो बड़ी सादड़ी है ना, और जैसे निम्बाहेड़ा है। जैसे सीमेंट का नाम आता है तो आपको नाम याद रखना होता है साहब निम्बाहेड़ा का, है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्थान है जो आपके चित्तौड़गढ़ के इर्द गिर्द है। तो सारे स्थानों पर विस्तार चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल चंद्रभागा नदी के तट पर है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। इधर मित्रों कुल क्षेत्रफल की बात करें ना तो 10,856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इनका, और यहाँ की कुल जनसंख्या है 15,44,338 वर्ग किलोमीटर। जैसा कि आप लोग बताया जाता है कि साहब इसी चित्तौड़गढ़ का उपनाम है। उपनाम वैसे देखा जाए तो चित्तौड़ को ध्यान रखना राजस्थान की शक्ति नगरी कहा जाता है। कौन सी नगरी है, शक्ति नगरी। क्यों कि साहब समूचे हिंदुस्तान के सबसे स्वाभिमानी शासक देना वो कहाँ गए थे, मेवाड़। और मेवाड़ की लंबे समय तक राजधानी कौन सी गढ़ रही थी, चित्तौड़ गढ़ रही थी। उसी प्रकार ध्यान रखना इसका दूसरा नाम भक्ति नगरी भी जाना जाता है। कौन सी नगरी है, और भक्ति नगरी क्यों, याद करो साहब इसी मेवाड़ की, याद करो साहब महारानी साहिबा, याद करो साहब मीराबाई, मेड़ता की मीरा का विवाह हुआ था चित्तौड़गढ़ में, याद हो राणा सांगा के पुत्र के साथ, जहां पर मीरा का मंदिर भी बना हुआ है, जहां पर रैदास की छतरी भी बनी हुई है। तो इसे भक्ति नगरी भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखना इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का, तो राजस्थान का गौरव नाम से जो नगर है ना वो मित्रों कौन सा गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है। आप भली बात ही जानते हैं ये जो चित्तौड़गढ़ है ना यहाँ पर राज करने वाला प्रारंभ में तो था मित्रों मौर्य वंश। मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ प्यारे परीक्षार्थियों। पूछ ले साहब अंतिम मौर्य कौन था, तो बता देना मित्रों मान मौर्य। और इसी मान मौर्य के पराजित होने के बाद मेवाड़ में लंबे समय तक राज्य किया उस वंश का नाम है गुहिल वंश है। कौन सा वंश है, और इसी गुहिल को कहते हैं गहलोत। और इसी गहलोत एक शाखा लंबे समय तक राज करेगी, और उस शाखा का नाम है मित्रों सिसोदिया। कौन सी दिया है, सिसोदिया। तो ये मुख्यतः 2 वंश ध्यान रखना, और क्वेश्चन कई बार यहीं से पूछ ले जाते हैं। बिल्कुल सीमेंट नगरी भी कह सकते हो आप इसे, है ना। तो मित्रों इसी को शक्ति नगरी, यही भक्ति नगरी, यही राजस्थान की सीमेंट नगरी, और इसे कहते हैं राजस्थान का गौरव। पहले मौर्य वंश था, अंतिम मान मौर्य था, दूसरा गुहिल वंश है, और गुहिल वंश का दूसरा नाम सिसोदिया वंश है। जैसा कि आज हम केवल जिला दर्शन पढ़ रहे हैं तो पूरे राजवंश की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मोटे तौर पर आपको हम बता दें। याद करो साहब इसी गुहिल वंश यानी मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, बप्पा रावल, याद आ रहा है। और उसी बप्पा रावल का वंश आगे जाकर बंट गया था 2 शाखाओं के अंदर। एक तो याद करो शाखा कौन सी थी, रावल शाखा, और दूसरी कौन सी थी, राणा शाखा। और राणा शाखा वाले थे सिसोदा गांव के, और सिसोदा गांव के होने से इनका नाम हो गया कौन सा दिया, सिसोदिया। और चित्तौड़गढ़ में लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा होगा मित्रों, सिसोदिया वंश कह दो या फिर गुहिल वंश भी कह सकते हैं। अब कैसे आए, क्यों आए, सारी कहानी में आगे आगे आपको बताता जाऊंगा। अब देखना साहब इसी चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ का वर्तमान जो स्थिति देखे ना तो चित्तौड़ का लिंगानुपात है वो है
मित्रों 972 है, यानी 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी है? 972 है। तो चित्तौड़गढ़, वैसे आपने नोट किया होगा राजस्थान के जितने भी दक्षिणी भाग के जिले हैं ना, उन जिलों का लिंगानुपात बहुत अच्छा है ना भाई। अपने जैसे देखे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये राजसमंद, ये इधर आ गया चित्तौड़गढ़, उधर थोड़ा पाली भी आएगा, ठीक ना। तो इस क्षेत्र में लिंगानुपात बहुत अच्छा है। और इसी प्रकार ध्यान रखना, यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो है 197 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना मीन ये कि साहब 1 किलोमीटर कितनी जनसंख्या निवास करती है? ध्यान रखना 197 व्यक्ति निवास करते हैं। चित्तौड़गढ़ की साक्षरता दर पूछे ना तो मित्रों लगभग 61% है। एग्जैक्ट पूछे तो बता देना साहब 61.71% है। विधानसभा क्षेत्र पूछे तो 5 विधानसभा है, और तहसीलों की संख्या पूछे तो 10 तो है तहसील, और साथ ही साथ 4 है उप तहसील, यानी टोटल कैसे तो साहब 14 तहसील है। लेकिन ध्यान रखना तहसील 10 है और 4 हो जाएगी उप तहसील, 4 हो जाएगी उप तहसील। तो ये वर्तमान स्थिति है। और ये जो भी आंकड़े जारी किए ना, ये आंकड़े जारी किए मित्रों जनगणना जो हुई थी ना 2011 की, बार और हर दिन मैं कह रहा हूँ 2021 के आंकड़े अब तक आए नहीं है। और जो भी आंकड़े आए ध्यान रखना स्पष्ट तौर पर फेंकालोजी है, यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर आज भी आपको कहीं मिलेंगे नहीं। तो आधिकारिक रूप से आज तक की जो अंतिम जनगणना थी वो 2011 वाली थी, और जनगणना के मुताबिक आंकड़े आपके सामने, जनसंख्या पहले बता दी, क्षेत्रफल पहले बता दिया, और अब बता दिया आपको यहाँ का लिंगानुपात वगैरह। हाँ, और आगे चलते हैं साहब। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की नक्शे की। तो ये गूगल मैप के जरिए आप देख सकते हो साहब, ये चित्तौड़गढ़ में बीच में आपको जो बिल्कुल काला काला सा नजर आ रहा है ना, ये ध्यान रखना एक पठार, उस पठार का नाम मित्रों मेसा पठार, कौन सा पठार है। और यहाँ जो आसपास जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है चित्रकूट पहाड़ी। तो 2 नाम याद रखें, ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ बना हुआ चित्रकूट पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी है? और चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ साहब ध्यान रखना मेसा पठार पर, कौन सा पठार है? तो चित्रकूट तो पहाड़ी का नाम है, मेसा पठार का नाम है। और मेसा पठार पर यहाँ पर कहते हैं साहब ये दुर्ग बना, और ये दुर्ग का हमने आपको दृश्य बताया वो कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़। जैसा कि अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ कि साहब ये आपको इसी मेसा पठार पर दिखेगा दुर्ग, कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो मित्रों इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्रकूट गढ़ भी कहा जा सकता है। क्यों? कारण कि पहाड़ी का नाम है मेसा पहाड़ी, नहीं सॉरी पहाड़ी का नाम है चित्रकूट पहाड़ी, और दुर्ग का नाम है कौन सा है? चित्तौड़गढ़, और पठार का नाम है कौन सा? मेसा पठार। और आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार देखे दिया आपके सामने किला कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़। निर्माण की बात करें तो ध्यान रखना इसी चित्तौड़ किले का निर्माण, चित्तौड़ किले का निर्माण, और निर्माण बताया जाता साहब 8वीं शताब्दी, कौन शताब्दी है? और 8वीं शताब्दी। इसका निर्माता है चित्रांगद मौर्य, कौन सा मौर्य है? चित्रांगद मौर्य। और या फिर कहीं कहीं आपको नाम मिलेगा मित्रों चित्रांग मौर्य, कौन सा मौर्य है? चित्रांग मौर्य। तो चित्रांगद मौर्य बोलिए और चाहे चित्रांग मौर्य बोलिए। अब 2 अलग अलग क्यों, ये भी ध्यान रखें। कहानी ये कि राजस्थान के लगभग सभी इतिहासकारों ने ये बताया कि साहब चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता है चित्रांगद मौर्य। लेकिन याद रखना आपको एक इतिहासकार का नाम है राजशेखर सूरी, और राजशेखर सूरी के ग्रंथ का नाम है प्रबंध कोश, और प्रबंध कोश के अनुसार इस दुर्ग का निर्माता है चित्रांग मौर्य। मेरी बात को गौर सुनना, प्रबंध कोश के रचयिता राजशेखर सूरी के अनुसार इस दुर्ग का निर्माता है चित्रांग मौर्य, और बाकी आपको कौन सा बताना? चित्रांगद मौर्य। निर्माण बताना 8वीं शताब्दी में। तो निर्माता कौन है साहब? मौर्य। लेकिन इसी चित्तौड़ पर जो अंतिम मौर्य था ना वो था मित्रों मान मौर्य। कौन सा मौर्य था? मान मौर्य। और कहते हैं साहब आखिर में इसे मेवाड़ पर आक्रमण या अधिकार हो गया था गुइलों का, और पहला गुइल कौन आया था? बप्पा रावल। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ साहब चित्तौड़गढ़ को प्रथम बार राजधानी बनाया तो राजधानी बनाने वाला था, तो मित्रों आपके सामने ऑप्शन आ जाए, कोई 4 विकल्प दे दे कि बताओ साहब चित्तौड़गढ़ को पहली बार राजधानी किसने बनाया, तो बताओ साहब राजधानी किसने बनाया था। ये 7वीं और 8वीं शताब्दी का माना जाता है ना, इसका कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ठीक है ना। 7वीं और 8वीं शताब्दी दोनों कह सकते हो आप। जैत्र सिंह। प्यारे परीक्षार्थियों ध्यान रखना, मेवाड़ में गुइल वंश में कौन? बप्पा रावल। और बप्पा पहली बार, ध्यान रखना, चित्तौड़ नहीं गया था। बप्पा की पहली राजधानी कौन सी थी? नागदा। और नागदा वर्तमान कहाँ है? उदयपुर में। इसके बाद इनकी राजधानी साथ में रही थी आहड़ अल्लट के समय। तो ध्यान रखना पहली बार चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया और बनाने वाला था मित्रों जैत्र सिंह।
कौन सा सिंह है? तो जैत्र सिंह है। और तो जैत्र सिंह के बाद लंबे समय तक ध्यान रखना ये गुइल वंश रहा था कौन सी गढ़ के अंदर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये चित्तौड़गढ़ का दृश्य है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा दुर्ग है ही है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। और कहते हैं साहब लगभग 5,500-6,000 लोग निवास करते हैं साहब इसी अकेले चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि राजस्थान, और राजस्थान में कहते पूछ ले साहब सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा? तो बताना है चित्तौड़गढ़। और दूसरा पूछो तो बात करेंगे साहब जैसलमेर के समय, है ना। और इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आप देख सकते हो कि साहब यहाँ बस्ती तो बसी है ही है, लेकिन बहुत सारे निर्माण भी हो रखे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख सकते हो, जैसे कि विजय स्तंभ दिख रहा है, जैसे आपको बहुत सारे मंदिर दिख रहे हैं, बहुत सारे महल दिख रहे हैं, बहुत सारे तालाब एवं कुंड दिख रहे हैं, है ना। यहाँ भीम तालाब भी मिलेगा, सूरज कुंड भी मिलेगा, यहाँ हाथी कुंड भी मिलेगा। तो बहुत सारे पानी के भी क्या बने हुए हैं? तालाब। तो जल स्रोत भी था और बहुत सारे भवनों से बना हुआ एक दुर्ग। उस दुर्ग का नाम कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़ है। बिल्कुल एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर खेती भी की जाती। अब इसी चित्तौड़ किले में जैसे आप प्रवेश करते हो ना, प्रवेश करते समय वहां पर 7 द्वार बने हुए हैं, और द्वार को ही कहा जाता है पोल। और ध्यान रखना इस दुर्ग में पोल कितनी है? 7 पोल है। सबसे पहली जो पोल है ना, उस पोल का नाम है मित्रों पांडल पोल। कौन सी पोल है? और पांडल पोल का कोई दूसरा नाम पूछे ना तो बता देना प्यारे परीक्षार्थियों, पटवन पोल। कौन सी पोल है? तो चाहे पटवन पोल बोलिए और चाहे पांडल पोल बोलिए, बात एक ही है। तो इसी का दूसरा नाम है पटवन पोल। एक बात ध्यान रखना, कई बार यहाँ विद्यार्थी होते हैं फ्यूज बोले तो कंफ्यूज। कैसे? सुनो, एक पोल का नाम है पांडु पोल। अब पांडु पोल पूछे ना वो तो कहाँ है साहब? सरिस्का के अंदर, है ना। और सरिस्का पूछे तो कहाँ बताओगे साहब? अलवर के अंदर। तो पांडु पोल अलग है और पांडल पोल अलग है, इसी का दूसरा नाम पटवन पोल है। आगे जाओगे आएगी साहब भैरव पोल। इसी भैरव पोल के थोड़ा सा आगे देखोगे तो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, तो उस पोल का नाम हो जाएगा हनुमान पोल। और इस भैरव पोल और हनुमान पोल की भी ज्यादा गैप भी नहीं है, ज्यादा दूरी भी नहीं है, तो दोनों पोल बिल्कुल पास पास में लगती है। और उसी प्रकार आगे बढ़ोगे तो भगवान गणेश का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पोल का नाम हो गया गणेश पोल, गणेश जी का मंदिर देख सकते हो। उसी प्रकार इस गणेश पोल और लक्ष्मण पोल को जोड़ने वाला है जोड़ला पोल, और आगे आएगा लक्ष्मण पोल, और सबसे अंत में आएगा राम पोल। और राम पोल के बाद कहते हैं साहब जो बड़ा सा एक दरवाजा, उस दरवाजे का नाम और याद रखना त्रिपोलिया। कौन सा पोलिया है? और त्रिपोलिया में जैसे घुसोगे ना, यहाँ आपको नजर आएंगे साहब कुंभा के महल है। क्वेश्चन पूछा हुआ ध्यान रखना कि बताओ साहब कुंभा के महल कहाँ पर है या फिर कौन सी पोल पर है? तो उस समय 7 पोल का नाम नहीं लेकर आपके पोल का नाम याद रखना त्रिपोलिया। कौन सा पोलिया है? त्रिपोलिया। अब इन्हीं जो ये द्वार है ना, इन्हीं द्वार के निकट ही ध्यान रखना बड़े बड़े जितने भी जो युद्ध आते ना, जितने भी सेनापति थे ना, उन सेनापतियों के अलग अलग छत्रियां भी बनी हुई है। कहानी क्या है सुनो भाई, जैसे चित्तौड़ पर आक्रमण होगा ना तो आक्रमणकारी प्रवेश करेगा पहले दरवाजे से, और पहला दरवाजा कौन सा? पांडल पोल है। तो यहाँ से समझ सकते युद्ध की शुरुआत होती थी। तो कई बार कई वीर कहते हैं साहब योद्धा है ना वो शहीद हो जाते पांडल पोल पर ही। अब जैसे सेना प्रवेश करती वो मुकाबला करते करते पीछे तक जाते ना, तो कई रह जाते भैरव पोल तक, कई रह जाते हनुमान पोल तक, और कई मुकाबला करते हुए कहते अंतिम दरवाजे तक कहते हैं साहब चले गए थे राम पोल तक। तो युद्ध की शुरुआत यानी साहब सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई आक्रमण करेगा तो घुसेगा पहले दरवाजे से, तो पहले ही दरवाजे मुठभेड़ होती ना, तो वहां से लेकर अंतिम दरवाजे तक कहते हैं साहब ये शहीद होते जाते। और जब 7 दरवाजे खुल जाएंगे ना, तो 7 द्वार या 7 पोल पर अगर अधिकार कर लेंगे ना, तो जाहिर सी बात है साहब पूरे के पूरे कह सकते हो साहब उस दुर्ग पर क्या हो जाएगा? अधिकार। तो जब तक इस राम पोल को पार नहीं करोगे ना, तब तक आप चित्तौड़ पर अधिकार कर नहीं सकते। तो चित्तौड़ में घुसने के लिए आपको कितने द्वार पार करने पड़ेंगे? 7 द्वार। कितनी पोल है? 7 पोल है। और इस 7 पोलों के क्रम आपको ध्यान रखना है, पटवन पोल, भैरव पोल, हनुमान, गणेश, जोड़ला, लक्ष्मण और राम पोल, और सबसे अंत में त्रिपोलिया। त्रिपोलिया जोधपुर के साथ, त्रिपोलिया तो जयपुर में भी है, और जोधपुर जयपुर के त्रिपोलिया आप अपनी बस्ती में भी बना लो साहब। जहां लगातार उसे 3 पोल लगी हुई वहां त्रिपोलिया हो जाएगा, है ना। तो जहां जचे वहां पर त्रिपोलिया बना सकते हैं। तो प्यारे परीक्षार्थियों ये चित्तौड़ का द्वार, चित्तौड़ का प्रवेश द्वार हो गया। अब आपने प्रवेश कर ही लिया है तो अलग अलग स्थान दिखा देते हैं। सबसे पहली पोल याद करो पांडल पोल।
ये आपके सामने जो पोल है, इस पोल का नाम है पांडल पोल, और यहाँ पर राउत बाग सिंह की क्या बनी हुई छतरी स्मारक बना हुआ है, और ये राउत बाग सिंह जी है, और आप थे प्यारे परीक्षार्थियों देवलिया के ठाकुर है। आप कहाँ के ठाकुर थे? देवलिया के। और देवलिया वर्तमान पूछे ना तो बताना साहब प्रतापगढ़ में है। कौन से गढ़ में है? तो प्रतापगढ़ के ठाकुर याद करो बाघ सिंह। और बाघ सिंह की चर्चा करते हैं, याद करो साहब मेवाड़ का एक साका हुआ था, दूसरा साका 1534 ईस्वी में। याद है कुछ कुछ? याद करो साहब 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया ना, तो वहां का शासक कौन था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को रानी कर्मावती ने भेज दिया था, याद करो साहब उसके ननियाल में। याद आ रहा है कुछ कुछ? याद करो साहब वो चला गया तारागढ़ बूंदी में, और कल ही हमने चर्चा की थी तारागढ़, कल परसों चर्चा की थी हमने तारागढ़ बूंदी की। अरे याद है ना? नहीं तो ध्यान रखना, ये RJ09 भाई, RJ09 बोले तो बूंदी, और बूंदी की चर्चा की उस हमने आपको बताया था साहब, वो तारागढ़ है ना, वो विक्रमादित्य का ननियाल था। उसी समय बाघ सिंह के सामने कहते हैं साहब राणा विक्रमादित्य का जो प्रतिनिधित्व किया था ना, वो किसने किया था? देवलिया के ठाकुर नाम है बाघ सिंह। तो ध्यान रखना, इस बाघ सिंह की भी छतरी बनी हुई है, इनका स्मारक बना हुआ है और इनका मंदिर बना हुआ है, और वो पहले दरवाजे पर नाम है मित्रों पटवन पोल, और उसे कहते हैं पांडल पोल। 1303, 1534 और 1567 आगे चर्चा करूंगा, और इसके आगे और आगे चलते हैं। तो जैसे दूसरा दरवाजा आएगा जिसे हम कहते हैं भैरव पोल, ये कौन सी पोल है? भैरव पोल है ना। तो इसे भैरव पोल के आगे ध्यान, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ हनुमान पोल। ये तो ये कह सकते हो साहब भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में, भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में ना, यहाँ दो छतरियां बनी है। एक तो छतरी है जयमल की छतरी, और दूसरी छतरी किसकी है? कल्ला जी छतरी। और आप आपस में रिश्ता याद करो साहब, इनका क्या था? चाचा भतीजा, चाचा भतीजा। और जयमल और फत्ता को याद करेंगे साहब मेवाड़ का अंतिम और तीसरा साका याद करो 1568 वाला, 1568 वाला याद करो साहब। 1567 में अकबर ने आक्रमण किया, तो कहते हैं साहब चित्तौड़गढ़ को उदय सिंह ने छोड़ दिया, और उदय सिंह कहते हैं साहब भागकर चले गए थे गोगुंदा की पहाड़ियों में। उस समय याद करो चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा था दो सेनापतियों के कंधे पर, उसमें एक का नाम था जयमल और दूसरे का नाम था याद करो फत्ता सिसोदिया। अरे जयमल राठौड़ और फत्ता कौन था? सिसोदिया। और उसी समय कहते हैं साहब जब अकबर ने आक्रमण किया, जिस समय कहते हैं साहब 200 टन बारूद से चित्तौड़गढ़ की दीवार को उड़ा दिया ना, उस दुर्ग की दीवार, गौर से सुनना की बात हो, उस दुर्ग की दीवार का पुनः जीर्ण उद्धार करवा रहा था कौन है? याद करो जयमल मेड़तिया बोलो और चाहे जयमल राठौड़ बोलो। और जैसे निर्माण करवाने के लिए कहते हैं साहब वो दीवार पर जब निगरानी रख रहा था ना, उसी समय अकबर ने कहते हैं साहब अपनी बंदूक से गोली चलाई, और उस बंदूक का नाम ध्यान रखना प्यारे परीक्षार्थियों, संग्राम। कौन सी थी? तो संग्राम बंदूक से जैसी गोलियां चलाई तो कहते हैं साहब दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे, दोनों टांगे टूट चुकी थी साहब जयमल मेड़तिया की। उसी समय कहते हैं साहब उस युद्ध में लड़ रहा था कौन है? इन्हीं का भतीजा नाम है कल्ला राठौड़। और कल्ला दौड़ दौड़ भाग गया, कल्ला को पता लग गया मेरे चाचे की टांगे तो गई, टांगे तो उसी समय कहते हैं साहब मुगलों को चीरता हुआ ये कल्ला यहाँ से दौड़ा रे दौड़ा सीधा आया कौन? जयमल के पास है जयमल, और जयमल को बिठाया कंधे पर। 2 हाथ हो गए जयमल के और 2 हो गए कल्ला के, और हाथ कितने हो गए? 4। और हम आपको हजारों बार कह चुके हैं कि युद्ध का मैदान होता है धुआंधार, वहां किसी का थोबड़ा दिखता नहीं है, और वहां दिखती है चमचमाती तलवारें। और एक साथ में कितनी तलवारें वार करी थी? 4 तलवारें। और कहते हैं साहब उन्हीं चारों हाथों से मुगलों की कटिंग करने लगे थे जयमल, और जयमल का भतीजा कौन? कल्ला। और कटिंग करते करते खुद दोनों कहते हैं साहब कौन सी गति को प्राप्त हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो मित्रों तो 4 हाथ वाले लोक देवता कौन है? कल्ला जी। और इन कल्ला जी की चर्चा हमने बांसवाड़ा में भी की थी, अगर आपको याद हो तो। याद आ रहा है? याद करो साहब गोपीनाथ का गड्ढा, गोपीनाथ का गड्ढा बांसवाड़ा में रनेला, याद करो साहब। वहां पर इन्हें कल्ला जी राठौड़ को कहते हैं साहब सर्पों के देवता के रूप में और भूत प्रेत के देवता के रूप में पूजा भी जाता है। तो वो तो बांसवाड़ा की बात है, यहाँ बात अपन कर रहे हैं साहब कौन जगह की? चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ में कहते हैं साहब चाचा भतीजा की क्या बनी है? छतरी। और छतरी बनी है साहब कौन सी पोल पर? भैरव पोल पर। और सामने कौन सी पोल दिखेगी? हनुमान पोल। तो साहब ये है 4 हाथ वाले लोक देवता, इन्हें कहते हैं चतुर्भुज। कौन से भुज है? चतुर्भुज है। तो मित्रों ये आपके सामने 2 छतरियां हैं, जयमल और ये कल्ला जी राठौड़ दोनों कहाँ गए थे? मेड़ता गए थे, इसलिए इनके पीछे मेड़तिया भी लगता है।
है ना। जयमल भी मेड़ दिया, कल्ला भी मेड़ दिया। जयमल विशेषकर 4 हाथों ले जाने जाते, कारण क्या, जब 4 हाथों से कटिंग चल रही थी ना, मुगल इतने डर गए और मन ही मन करने लगे आज तो आ गया, अरे आ गया कितने हाथ वाला, 4 हाथ वाला। तब जाकर इनका नाम हुआ कि तो कौन से भुज है, चतुर्भुज है। तो मित्रों चतुर्भुज देवता कल्ला और सामने कौन है, जयमल। दोनों की छतरी याद रखना भैरव पोल पर। और आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे आपको दिखेंगे। वैसे इससे पहले एक छतरी और दिखा देता हूं आप लोगों को मैं। आपको मैंने बताया था ना एक छठा दरवाजा, याद करो साहब, छठा दरवाजा नहीं सॉरी 7वां दरवाजा अंतिम कौन सा, रामपोल। और इसी रामपोल में फत्ता सिसोदिया की छतरी बनी हुई है, ये भी याद रख लेना साथ में। फत्ता सिसोदिया तो लड़ता हुआ चला गया था 7वें दरवाजे तक। और वो जो कल्ला जी और जयमल थे ना, वो दोनों शहीद हुए थे कौन सी पोल में, भैरव पोल में। तो ये छतरियां भी साथ साथ में आपको याद रखनी है। अब जैसे आपने छतरियां देख ली, आपने 7 द्वार पार कर लिए, अब आपको अंदर के नजारे दिखाता हूं। यहाँ जैसे दुर्ग में जाओगे तो वहां एक तुलजा भवानी का मंदिर मिल जाएगा। कौन सी भवानी है, तुलजा भवानी। और ये तुलजा भवानी है ना, ये आपके मराठा सरदार जो थे ना शिवाजी की आराध्य देवी मानी जाती है। और तुलजा भवानी का मंदिर बना चित्तौड़गढ़ में, और उसी के बिल्कुल सामने ध्यान रखना नवलख का भंडार बना हुआ है। और इसी नवलख का भंडार को 9 कोटा मकान भी कहा जाता है। कौन सा मकान है, 9 कोटा मकान। और ध्यान रखना प्यारे परीक्षार्थियों, तुलजा भवानी और नवलख का भंडार, इन दोनों का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र, याद करो बनवीर, दासी पुत्र याद करो साहब, औरस पुत्र जिसे कहते हैं बनवीर। तो इन दोनों का निर्माता कौन सा वीर है, बनवीर। बनवीर याद आया आपको कुछ याद करो साहब, बनवीर वो जो 1535 से लेकर 1537 2 वर्ष तक जिन्होंने चित्तौड़ का कार्यभार संभाला था। और हम आपको कई बार कहते हैं ना, मेवाड़ में एक इतिहास बदल गया साहब। इतिहासकार कहने को मजबूर हुए कि मेवाड़ में एक ऐसा समय आया कि साहब शासन चला गया दासी पुत्र के हाथ में। और दासी पुत्र कौन सा वीर था, बनवीर। तो उसी बनवीर ने एक तो नवलख का भंडार बनाया था और साथ बनाया था कौन सी, भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर। तो इन दोनों परिसर, इन दोनों भवनों का निर्माता कौन सा वीर है, बनवीर, जिन्हें कहते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया दासी पुत्र। और बनवीर वही है जिसने, याद करो साहब, मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की थी, जिसने मारना चाहता उदय सिंह को भी। लेकिन याद करो साहब, एक बलिदानी माँ, एक त्याग करने वाली माँ, याद करो दाई पन्ना। और पन्ना ने बेटे चंद्र की बलि दी और बचा लिया अपने स्वामी कौन से सिंह को, उदय सिंह। तो उसी समय कहते हैं साहब उदय सिंह को बचा लिया गया। और बचने की वजह से कहते हैं साहब उदय सिंह और मालदेव दोनों ने मिलकर बनवीर को भगा दिया। तो कहते हैं साहब 1537 ईस्वी तक इन दो भाई कह सकते हो स्थलों का निर्माता पूछे ना तो आपको बनवीर को याद करना होगा। अब और आगे बढ़ते हैं। वैसे ध्यान रखना, इस चित्तौड़गढ़ में जितने भी जो अंदर मंदिर महल माड़िए बने हुए हैं ना, उनमें सर्वाधिक मंदिर महलों का निर्माता कौन है, राणा कुंभा। ये भी ध्यान रखें। इसीलिए तो कहा जाता है कि कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है। तो अब देखना साहब, ये जो सतबीसी जैन मंदिर है और श्रृंगार चौरी ये बनी थी मित्रों राणा कुंभा के समय, राणा कुंभा। अब सतबीसी है क्या, 7 का मीन 7 का मीन है 7, 20 मीन है 20, तो 7 + 20 बराबर कितने हो जाएंगे, 27। तो 27 छोटे छोटे कहते हैं साहब यहाँ पर जैन मंदिर बने हुए हैं। कौन से मंदिर है, जैन मंदिर। तो 27 छोटे छोटे जैन मंदिर बने हुए कौन से गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। उसी प्रकार यहाँ पर श्रृंगार चौरी है, और ये श्रृंगार चौरी है ना, ये भी एक तरह का जैन मंदिर है। और साहब चौरी नाम क्यों हुआ, कि साहब इसी जगह चौरी लगी थी राणा कुंभा की पुत्री, और पुत्री का नाम याद करो प्यारे परीक्षार्थियों, रमाबाई। अरे कौन सी बाई, रमाबाई। और इसी रमाबाई को तो कहा जाता है वागीश्वरी। रमाबाई कौन है, वागीश्वरी। याद करो कुंभा भी बहुत बड़ा संगीतज्ञ है, और इसकी पुत्री की भी थी बहुत बड़ी संगीतज्ञ है। तो बाप बेटी दोनों संगीतज्ञ थे। और इसी रमाबाई का विवाह हुआ था गिरनार के एक शासक याद करो मंडलिक के साथ। याद रहा, गिरनार शासक कौन था, मंडलिक। तो कहते हैं साहब मंडलिक के साथ विवाह हुआ ना, सरंग चौरी लगी थी ना, वो किसकी लगी थी, इसी कैसे तो सर रमाबाई की। यहाँ पर कहते हैं साहब जैन मंदिर बना हुआ। और राणा कुंभा के जो भंडारी थे कहते हैं साहब जिनका नाम है वेलाक, क्या नाम है, वेलाक है ना। तो उन्हीं वेलाक ने कहते हैं साहब यहाँ इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आप जैन मुनि थे। तो ये मंदिर तो जैन धर्म का है, बड़े गौर से सुनना, मंदिर तो जैन धर्म का है, लेकिन विशेष कर ध्यान रखना यहाँ पर चौरी किसकी लगी थी, रमाबाई की। अब पूछ ले साहब मंदिर किसका बना हुआ है, तो जैन धर्म के याद करो साहब एक संत का नाम है शांतिनाथ। संत कौन से नाथ है, शांतिनाथ। तो शांतिनाथ को समर्पित कहते हैं साहब कौन सी चौरी है, श्रृंगार चौरी है। और जिसके चारों ओर एक मूर्ति होती है। तो ध्यान रखना ये चौरी का मीन चौरी होता है।
और आगे चलते हैं। उसी प्रकार देखना यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने। एक मंदिर बना मीरा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मीरा। ये सारे मंदिर जितने बता रहा हूं मैं, सारे के सारे ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर की कहानी बता रहा हूं। देखना इसी चित्तौड़ दुर्ग में मीरा का मंदिर बना हुआ। अब मीरा मंदिर में ध्यान रखना, ये मीरा के मंदिर के अंदर मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की है। बिल्कुल होगी साहब। कारण क्या साहब? मीराबाई किन की भक्ति करती थी? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। और इसी मीरा मंदिर का पहले नाम और पूर्व नाम में क्या था? कुंभ श्याम मंदिर है। कौन सा मंदिर था? तो जो कुंभ श्याम मंदिर था। वैसे कई विद्यार्थी अलग अलग पढ़ लेते हैं, कैसा आप चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर भी है और एक मीरा मंदिर भी है, लेकिन नहीं है। ध्यान रखना, मंदिर कुंभ श्याम ही था। उस मंदिर में कहते हैं साहब मीरा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लग गई ना, इसी वजह से उस मंदिर का नाम हो गया मीरा मंदिर। और हम आपको एक और फैक्ट और बता दें, यहाँ मीराबाई कहते हैं साहब भगवान श्री कृष्ण के काले मार्बल की मूर्ति की पूजा करती थी। कौन से मार्बल है? काले मार्बल है। और वही काले मार्बल की जो मूर्ति थी ना, बाद में कहते हैं साहब लेकर चले गए थे आमेर के शासक है। और आमेर में एक मंदिर का नाम सुना होगा, जगत शिरोमणि मंदिर है। नाम तो याद ही होगा आप लोगों को, जगत शिरोमणि मंदिर है। और जगत शिरोमणि मंदिर याद करो साहब, मानसिंह के समय उनकी रानी कनकावती ने बनाया था। तो बाद में कहते हैं साहब वो जो काले मार्बल वाली भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी ना, वो मूर्ति कहाँ लेकर चले गए थे? उसी जगत शिरोमणि मंदिर में, जिस मंदिर का नाम भी मीरा मंदिर हो गया था, जो कहा आमेर में, आमेर का जयपुर के अंदर। तो ये कुंभ श्याम का मंदिर था, वर्तमान मीरा मंदिर हो गया। जैसा कि मूर्ति में देख रहे हो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, और साथ में कहते हैं साहब मीराबाई की भी बैठे भक्ति करते हुए क्या है? मूर्ति। और आगे बढ़ते हैं तो इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सिसोदिया राजवंश की कुल देवी, याद रखना प्यारे परीक्षार्थियों, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी का नाम है बाण माता। और बाण माता का क्या बना हुआ? मंदिर। अब बाण माता के मंदिर से थोड़े और आगे बढ़ोगे तो यहाँ मंदिर बना कालिका माता का मंदिर। अब गौर से सुनना, कहते हैं साहब ये जो कालिका माता का मंदिर है ना, यहाँ पर पहले मंदिर बना हुआ था सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर था? लेकिन कहते हैं साहब जब मुगल आक्रमणकारी आए ना, उस समय कहते हैं साहब सूर्य मंदिर को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। और इसी सूर्य मंदिर की जगह कहते हैं साहब मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने आगे जाकर एक देवी का मंदिर बना दिया। उस देवी का नाम है कालिका माता। और कालिका माता कहते हैं साहब गुइलों की कुल देवी मानी जाती है। वैसे अलग अलग कुल देवियां नहीं हो सकती। अब सिसोदिया की कहानी कहां से आपको ध्यान नहीं होगा, ज्यादा इतिहास नहीं पता कह लेकिन मोटे तौर पर याद करो। रण सिंह के दो पुत्र, बड़े वाले का नाम क्या था? राप। भाई रण सिंह बड़े वाले का नाम था श्याम सिंह, छोटे वाले का नाम क्या था? राप। श्याम सिंह की शाखा कौन सी थी? रावल शाखा। और राप ने गांव बसाया था सिसोदा, और उसकी शाखा कौन सी थी? राणा शाखा। और सिसोदा गांव को होने से नाम हो गया था सिसोदिया। और सिसोदिया ने तो राज किया था 1326 के बाद में। भाई रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद उसे खिजर खां के मरने के बाद भाई मालदेव चौहान के पुत्र जयत्र सिंह चौहान को हटाने के बाद कहते हैं साहब शासन किया था। मित्रों याद करो किसने? याद करो अमीर सिसोदिया ने। अमीर है तो अमीर सिसोदिया के बाद ये वंश हुआ था सिसोदिया वंश। तो उसके बाद इनकी कुलदेवी होगी थी बाण माता। बाकी रहना मूलतः इनकी कुलदेवी कौन सी माता है? कालिका माता है। तो प्यारे परीक्षार्थियों यहाँ पहले सूर्य मंदिर था। और सबसे बड़ी और फैक्ट सुनना, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर था। राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कौन सा था? चित्तौड़गढ़ वाला, जहां पर वर्तमान कालिका माता का मंदिर बना हुआ है। तो प्यारे परीक्षार्थियों इसी चित्तौड़ में मीरा मंदिर है, इसे कुंभ श्याम मंदिर कहा जाता। यहाँ पर सिसोदिया वंश की कुलदेवी बाण माता है। जैसा कि बाण माता का चित्र आपके सामने है, तो घर बैठे आप लोग बाण माता के दर्शन भी कर सकते हो और अपने स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना भी कर सकते हो। और यहाँ कालिका माता है, और कालिका माता को सूर्य मंदिर भी कहा जाता। और वर्तमान जो स्वरूप दिया वो दिया था मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने। और आगे चलते हैं मित्रों, यहाँ जब चित्तौड़गढ़ में घूमोगे ना, यहाँ कुकुड़ेश्वर का कुंड मिलेगा और कुकुड़ेश्वर का मंदिर मिलेगा। और ये मंदिर कहते हैं साहब भगवान शिव को समर्पित है। और जहाँ ईश्वर आता है वहाँ हर जगह आपको शिव जी ही दिखेंगे। तो कुकुड़ेश्वर कुंड बना हुआ, कुंड बोले तो वही पानी का तालाब बना हुआ है। यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है। नीलकंठ महादेव, और नीलकंठ महादेव का मीना भली बात समझते हैं। याद करो साहब शिव जी का कंठ कैसा हो गया था? नीला। इन्होंने विष भी पिया था, है ना, इसलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है ना। तो कहते हैं साहब देवताओं को उस विष से बचाने के लिए कहते हैं साहब जिस समय समुद्र में, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, समुद्र मंथन के समय जब विष निकला ना, उस समय कहते हैं साहब विष को निगलने वाले कौन थे? आप भगवान शिव। और विष निगलने से कंठ कैसा हो गया? नीला। इन्हें कहते हैं साहब कौन से कंठ? नीलकंठ। और उसी प्रकार वहां पर एक समितेश्वर मंदिर बना हुआ है। कौन से है? समितेश्वर मंदिर। अब ये समितेश्वर मंदिर है ना, इस मंदिर का निर्माता मूलतः तो कौन था? परमार राजा भोज।
परमार राजा कौन था? लेकिन वर्तमान जिस स्थिति में आपको दिख रहा है ना, तो इस मंदिर का निर्माता था प्यारे प्रेक्षार्थियों राणा मोकल है। राणा कौन था? मोकल। तो राणा मोकल ध्यान रखना इस मंदिर के मूलतः निर्माता माने जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना देवादिदेव महादेव की मूर्ति लगी हुई है। देवादिदेव कौन है? महादेव। तो ध्यान रखना महादेव भगवान शिव की मूर्ति, और ये भी वो नीलकंठ वाली महादेव है। तो ये महादेव की मूर्ति कहाँ बताओगे? समीदेश्वर मंदिर के। तो फिर से कह रहा हूँ मूलतः निर्माता परमार शासक भोज था, लेकिन वर्तमान जो मंदिर दिख रहा है ना, इस मंदिर का निर्माता कौन? राणा मोकल। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, राणा मोकल याद करो, राणा लाखा का पुत्र, राणा लाखा का पुत्र राणा मोकल। मोकल की क्या हुई? हत्या। तो शासक बना कौन? राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने भी इसका बाद में जीर्णोद्धार करवाया था, लेकिन मूल जीर्णोद्धार पूछे ना तो आप राणा मोकल का ही बताओगे। और आगे चलते हैं, चित्तौड़ का भ्रमण करेंगे। तो यहाँ आपको रानी पद्मिनी का महल भी दिखेगा, रानी पद्मिनी का महल दिखेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो साहब, इस महल के चारों तरफ पानी पानी बना, इस कुंड का नाम है हाथी कुंड, ध्यान रखना। और यहाँ पर इस पद्मिनी महल के निकट ही देखना साहब जौहर कुंड बना हुआ है। कौन सा कुंड है? और यहाँ पर रानी पद्मिनी, रानी पद्मावती के नेतृत्व में कहते हैं साहब 1600 महिलाओं ने किया था अग्नि जौहर है। कौन सा जोर है? अग्नि जोर है। और ये जोर हुआ था 1303 ईस्वी में। प्यारे परीक्षार्थियों, जैसा कि आप लोग इतिहास पढ़ते हो मेवाड़ का, उसी समय मैं आपको कहता हूं साहब मेवाड़ के इतिहास के जो सुनहरे पन्ने हैं ना, वो पन्ने ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ से ही लिखे हुए हैं। ये समझ लो मेवाड़ के इतिहास के सुनहरे पन्ने है ना, वो कौन से गढ़ से जुड़े हुए? चित्तौड़गढ़ से। जब चित्तौड़गढ़ का नाम ले लेते हैं ना, ये समझ लो साहब आधा मेवाड़ तो आ ही गया साहब। और हमारा तो ये मानना, हमारा क्या मानना, वास्तविकता भी है, वास्तविक मेवाड़ की शुरुआत साहब, मेवाड़ की शुरुआत चित्तौड़गढ़ से ही हुई थी। कारण क्या? मेवाड़ में 3 शाखे हुए, और तीनों शाखे कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में। अब शुरुआत देखना, दुर्ग में 3 प्रसिद्ध शाखे हुए। कब हुए तीनों? सन छाप रहा हूँ 1303 ईस्वी में, दूसरा हुआ 1534 ईस्वी में, और तीसरा हुआ था मित्रों याद रखो 1568 ईस्वी में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो इन शाखों में कौन कौन था, कैसे कैसे था, फिर भी मैं आप लोगों को और डिटेल बता देता हूं। याद रखना प्यारे परीक्षार्थियों, सबसे पहला शाखा 1303 ईस्वी में। उस समय 1303 ईस्वी में यहाँ का शासक याद रखो मित्रों रावल रतन सिंह। रावल कौन था? रतन सिंह। और रतन सिंह के समय रतन सिंह की रानी का नाम कौन सी बनी है? पद्मिनी। और रतन सिंह के सामने पूछे ना तो याद करो साहब एके, और एके बोलो तो मित्रों कौन? वही अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन कौन है? खिलजी। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि भाई इस जौहर, इस लड़ाई, इस युद्ध, इस साके से पहले इस अलाउद्दीन खिलजी ने महीनों घेरा डाल रखा था चित्तौड़गढ़ का। जब सफलता नहीं मिली ना तो कूटनीति के तहत कहते हैं साहब अलाउद्दीन खिलजी ने वार्ता करने के जरिए से एक बार पद्मिनी की झलक देखने की नियत से कहते हैं साहब इस महल तक की यात्रा की। तो ये इस महल तक कहते हैं साहब इस साकेन, इस युद्ध से पहले भी पहुंच चुका था अलाउद्दीन खिलजी। ये जो महल का दृश्य दिख रहा है ना, इसी महल में कहते हैं साहब निवास करती रानी पद्मिनी। पद्मिनी कहते हैं साहब, वैसे इतिहासकार भाई कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार बता रहा हूं। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार, बड़े गौर सुना, मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार रानी पद्मिनी एक बार कहते हैं साहब उस अलाउद्दीन खिलजी के सामने अपनी परछाई दिखाने के लिए इसी महल से नीचे आई। यहाँ पानी में परछाई गिरी और परछाई को उस एके ने देखा था। उसी पद्मिनी महल में इसके सामने एक बड़ा सा महल और बना था, उस महल लगा था शीशा, और शीशे में परछाई किसकी पड़ी थी? पद्मिनी की। और उसी परछाई को देखकर कहते हैं साहब आगे फटी रह गई थी किसकी? एक के बोलो तो अलाउद्दीन खिलजी की। अनुमान लगिए साहब रानी पद्मावती, रानी पद्मिनी कितनी सुंदर थी। कहते हैं साहब पद्मिनी की उस मात्र एक परछाई को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने जो संधि वार्ता के लिए शर्त रखी थी कि एक बार हम पद्मावती को देख लेंगे, उसके बाद हम चित्तौड़ पर आक्रमण करेंगे नहीं। लेकिन कहते हैं साहब जैसे ही उस परछाई शीशे में देखी ना, उसी समय आगे की कहते हैं उसे एक की आगे फटी रह गई, और एक के अपने कहते हैं संधि वार्ता से हटकर पुनः कहते हैं साहब अपनी कूटनीति के तहत कहते हैं साहब 28 जनवरी 1303 को आक्रमण करेगा। और अंत में कहते हैं साहब 26 अगस्त 1303 ईस्वी को इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रावल रतन सिंह ने किया था केसरिया, और रानी पद्मिनी ने क्या किया था? जौहर। तो जौहर हुआ था मित्रों, याद रखना उस डेट का नाम 26 अगस्त 1303, और यह था मेवाड़ का प्रथम शाखा। उसी प्रकार देखना इसी मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ ना, वो हुआ था 1534 ईस्वी में।
1500 याद करना। यहाँ का शासक तो था मित्रों विक्रमादित्य। कौन सा द्वितीय था? हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। विक्रमादित्य को तो भेज दिया ननियाल। भेजने वाली इनकी माँ का नाम याद रखना कर्मावती। कौन सी वती है? कर्मावती। और उसी समय विक्रमादित्य का प्रतिनिधि बना था देवलिये का ठाकुर बाघ सिंह, जिसकी छतरी आप थोड़ी देर पहले ही देख चुके हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पहले दरवाजे पांडल पोल पर। अरे याद आया ना? तो मित्रों उसी पांडल पोल पर लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ बाघ सिंह। और सामने था गुजरात का शासक। सामने कहां का था? गुजरात का शासक मित्रों नाम था बहादुर शाह। कौन सा शाह था? बहादुर शाह। और तीसरा और अंतिम शाह का हुआ था 1568 ईस्वी में। यहाँ उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। कौन सिंह था? अब उदय सिंह को ननियाल जाने की आवश्यकता नहीं। वैसे विक्रमादित्य ननियाल भेजा गया, तो उम्र में छोटा था, लेकिन उदय सिंह को ननियाल तो नहीं भेजा गया। लेकिन उदय सिंह कहते हैं अपनी जान बचाने के लिए चित्तौड़ दुर्ग का कहते हैं कार्यभार सौंप दिया अपने 2 सेनापतियों को। याद करो साहब, जैमल व फत्ता। जैमल व फत्ता। और जैमल फत्ता के सामने दिल्ली का मुगल बादशाह याद कर लो साहब वो कौन था? अकबर। और उस समय ध्यान रखना जोहर किया था फत्ता की घरवाली ने। और फत्ता की घरवाली बोलो तो रानी का नाम था फूल कंवर। कौन सी कंवर है? फूल कंवर। तो बड़े गौर से सुनना, मेवाड़ का प्रथम शाह का शासक था रतन सिंह, दूसरा शाह का शासक था विक्रमादित्य, तीसरा शासक कौन था? उदय सिंह। लेकिन वीडियो बनाइए, विक्रमादित्य के समय शाह का हुआ, लेकिन विक्रमादित्य खुद ने केसर नहीं किया। विडम्बना ये कि साहब उदय सिंह के समय साका हुआ, लेकिन उदय सिंह खुद ने कहते हैं साहब केसरिया किया नहीं था, बल्कि विक्रमादित्य के समय तो किया था देवलिये के ठाकुर बाघ सिंह ने। और यहाँ आए थे याद रहो जैमल और फत्ता। जैमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया, और जोर किया फत्ता की घरवाली नाम याद रखना मित्रों कौन सी कंवर है? फूल कंवर है। और पहले युद्ध में सेनापति याद रखना गोरा व बादल। सेनापतियों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, बहुत बड़ा योगदान रहता है साहब इन युद्धों के समय। और कहते हैं साहब वास्तव में अपनी वीरता दिखाते हुए, अपनी जान की परवाह किए बिना कहते हैं साहब वीर गति को प्राप्त हो जाते और दिखती हुई मौत को गले लगा लेते। जिस प्रकार मैंने एक बार महाराणा प्रताप का सेशन लिया था हल्दी घाटी वाला, याद करो साहब झाला बीदा जैसे सेनापति को महाराणा प्रताप का राजमुकुट धारण किया। साहब राजमुकुट धारण वो करता है जिसे ये पता होता है कि साहब ताकि भाई दुश्मन की सेना में छल्लावा पैदा हो जाए कि हम ही महाराणा है और हमें महाराणा समझकर हम पर वार करे, हम मरे तो मरे लेकिन हमारा महाराणा बचना चाहिए। तो कहते हैं साहब इन मान सेनापतियों को बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो 1303 में सेनापति याद रखना है गोरा व बादल, 1534 में याद रखना है बाघ सिंह को, और 1568 में याद रखना जैमल व फत्ता को, और साथ में योगदान याद रखना साहब 4 हाथ वाले लोग देवता कल्ला जी राठौड़ का भी। छक्के छुड़ा दिए थे साहब, मुगल कहने के लिए मजबूर हो गया साहब, आज तो आ गया 4 हाथ वाला, है ना, इतिहासकारों की जुबानी कह रहे हैं। तो ये दुर्ग के प्रसिद्ध 3 शाखे याद रखने हैं। और ये जो अग्निकुंड है ना, इस कुंड का मुख्यतः प्रयोग हुआ था मित्रों धारणा रानी पद्मिनी के समय। और रानी पद्मिनी की याद में कहते हैं साहब चित्तौड़गढ़ में लगता था जोहर मेला। वर्तमान प्रशासन की तरफ से रोक लग गई है, लेकिन राजस्थान का एकमात्र जोहर मेला पूछे ना तो याद रखना साहब चित्तौड़गढ़ में ही बताना है। कौन सी गढ़ में है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़ के अंदर जाओगे ना तो दृश्य देखते जाओ, यहाँ पर फतेह प्रकाश महल संग्रहालय, जैसा कि आपको इतिहास याद होगा मेवाड़ का, जैसा कि आपको इतिहास में मेवाड़ में नाम याद होगा साहब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह का। और उन्हीं फतेह सिंह ने अपने पूर्वजों के स्मारक के लिए कहते हैं साहब बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया था। और कहते हैं साहब वो संग्रहालय उसका नाम है फतेह प्रकाश महल संग्रहालय। तो मित्रों देखना फतेह प्रकाश संग्रहालय ना, ये संग्रहालय का बाहरी नजारा है। अब संग्रहालय के अंदर कौन कौन से कह सकते हो साहब कौन कौन सी ऐसी विरासत है, कौन कौन से ऐसी स्मारक के तौर पर वस्तु रखेगी वो देखना। यहाँ पर आपको एक महाराणा के हाथ में कह सकते हो साहब एक बड़ी सी तलवार हाथ में लिए खड़े, यहाँ हाथ में भाला लिए हुए खड़े एक महाराणा। उसी प्रकार ये जो जिस समय युद्ध के मैदान में जाते हैं ना, उस समय कहते हैं साहब ये पूरी जर्सी पहन के जाते थे। और इसका वजन कहते हैं साहब लगभग 1 क्विंटल के आसपास होता था, 1 क्विंटल के आसपास होता था साहब इसका वजन। और यहाँ आप देख सकते हो साहब बहुत सारे भाले वगैरह सारे संग्रहालय में लगा रखे हैं। उसी प्रकार ये सारे जो चित्र है ना, ये आपको उसी संग्रहालय के अंदर के मिलेंगे। ये मीराबाई का चित्र भी है, यहाँ आपको देख सकते हो साहब रानी पद्मिनी का चित्र है, हाथ में कहते हैं साहब वो दिया लिए हुए कहते हैं साहब जोर की तरफ आगे बढ़ रही है, अग्नि की ज्वाला दिख रही है ना। ये उस समय की जो स्थानीय बंदूकें थी, ये उस समय की स्थानीय जो तलवारें वगैरह थी, ये सारे संग्रहालय चित्र है। यानी आप तो यूं इमेजिन करो कि घर बैठे बैठे आप है ना एक म्यूजियम का पूरा दौरा कर रहे हो,
है ना। घर बैठे बैठे देखते जाओ कि साहब फतेह प्रकाश संग्रहालय में जाओगे ना, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। वहां जब जाओगे ना तो उसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो उत्तर में जो एक द्वार और है ना, उसका नाम है साहब लाखोटा की बारी। और उसी प्रकार पूर्व में एक द्वार है, उसे कहते हैं सूरज पोल। आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि राजस्थान के जितने भी दुर्ग थे ना, उन दुर्गों में एक पोल सूरज पोल अवश्य करके होती थी। इसका सिंपल सा कारण है साहब, कारण ये कहते हैं साहब पूर्व दिशा में जहां पर पहली बार सूर्य की किरणें पड़ती है, जहां पर पहली बार सूरज की किरणें पड़ती है, उस पोल का नाम होता है सूरज पोल। तो ये सूरज पोल है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पूर्व की ओर जो पोल थी ना, उसका नाम था सूरज पोल, जिसका नजर आपके सामने दिख रहा है। और ये इसके उत्तर की ओर जो कह सकते हो साहब दो बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हुई है, और खिड़की को बारी कहते हैं। उसमें से एक बारी का नाम है लाखोटा बारी। तो लाखोटा की बारी भी चित्तौड़गढ़ में, और सूरज पोल भी कौन जगह में है? चित्तौड़गढ़ में। और मैं फिर से कह रहा हूं, अक्सर सूरज पोल हमेशा पूर्व दिशा में ही होती है। चाहे आप भले बूंदी का कल हमने किला बताया था, वहां चले जाओ, चाहे आप भले बीकानेर के किले में चले जाओ, जहां कहीं भी जाओगे ना, वहां आपको ये अवश्य करके मिलेंगे साहब सूरज पोल। उसी प्रकार जब आप वहां घूम ही रहे हो तो आपके सामने एक महल का दृश्य दिख रहा है ना। अब ये जो महल है ना, ये महल कहते हैं साहब उस समय का रहने का जो महल किसका था, आप कह सकते हो साहब जो जयमल और फत्ता की हवेली के समय था ना, ये अलग अलग उस समय की हवेलियां बनी हुई है साहब, है ना। लेकिन इस हवेली के बारे में कहते हैं साहब, इस हवेली में अलग अलग लोग भी रहते हैं। बाद में कहते हैं साहब इस हवेली में महाराणा प्रताप का मंत्री, याद करो साहब, भामाशाह, याद आ रहा है? तो यहाँ पर कहते हैं साहब भामाशाह भी रहते हैं। तो भामाशाह का परिवार भी इसी हवेली के अंदर रहता। और भामाशाह आपको याद ही होगा, याद करो साहब, जिन्होंने अपनी सारी निजी संपत्ति भेंट कर दी थी महाराणा प्रताप को, है ना। इनके बारे में ज्यादा बताने का आपको आवश्यकता नहीं है। महाराणा प्रताप के समय याद करो साहब, जैसे में आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, नाजुक हुई ना, उस समय याद करो साहब भामाशाह हुई है जिन्होंने अपनी 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, 20 लाख रुपए की मुद्राएं प्रदान की, और 25,000 सैनिकों के लिए 12 वर्ष खाने पीने की सुविधा की तरह कौन सा ने की थी? भामाशाह। आप मूलतः पाली के निवासी थे। आपके पिताजी का नाम बारमल था, आपके बड़े भाई का नाम ताराचंद था। तो बारमल के पुत्र ताराचंद के भाई नाम भामाशाह। और कहते हैं साहब इनकी आर्थिक सहायता के बाद प्रताप की सेना का प्रधान सेनापति भी कहते हैं भामाशाह बना था। पहले रामाशाह थे और बाद में भामाशाह आगे थे, है ना। और आगे चलते हैं। अब उसी प्रकार यहाँ देखोगे तो यहाँ एक जयमल और फत्ता के महल भी मिल जाएंगे। जयमल याद करो साहब मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। अब मैंने आपको बताई थी ना थोड़ी देर पहले एक पोल सूरज पोल, याद आ रहा पूर्व वाली? तो सूरज पोल के निकलते ही आपको ध्यान रखना बड़े बड़े आपको महल दिख जाएंगे। उसमें से ध्यान रखना एक दिए उधर जयमल महल, और इसी तरफ कौन सा है? फत्ता का महल। और जयमल फत्ता का जो महल बना हुआ है ना, उसके इस तरफ भी तो याद करो साहब हमने थोड़ी देर पहले वो पद्मिनी का महल भी बताया था, है ना। और उसी प्रकार ये भामाशाह की हवेली भी मानी जाती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बाहर का नजारा दिखाया, ये अंदर का नजारा है साहब उसी भामाशाह की हवेली का। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक महल बना साहब, उस महल का नाम है अहाड़ा महल। वैसे आपको ध्यान होना चाहिए, मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के बाद जितने भी शासक हुए ना, उन सब की समाधियां कहाँ बनी थी साहब? आड़ के। और कहते हैं साहब उसके बाद यहाँ एक महल भी बनाया, उस महल का नाम है अहाड़ा महल। वैसे अहाड़ एक सभ्यता का नाम भी है, लेकिन वो सभ्यता अलग है। और ये अहाड़ा महल है ना, बड़ी कहते हैं साहब चित्रकारी के साथ बनाया हुआ है। इसे आप एज ए चित्रशाला का रूप भी कह सकते हो। तो बड़ी चित्रकारी करके ये महल बना रखा है। कौन सा गढ़ में है? चित्तौड़गढ़ में। और आगे चलते हैं, इसी चित्तौड़गढ़ में जाली बाव का तालाब बना हुआ है। कहते हैं साहब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय कहते हैं साहब ये तालाब बना था। वो कौन सी बाव का बना था? जाली बाव का तालाब। और आगे चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्थल, भीमताल तालाब है। अब जैसा कि आप लोगों को मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि साहब इस राजस्थान के अंदर अज्ञात वर्ष के लिए आए थे कौन? पांडव। और पांडव में एक सबसे भयंकर भाई कौन था? याद करो साहब भीम। और भीम जहां कहीं भी जाता ना, वहां द्रौपदी को प्यास लगती, और द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए भीम अपना जोर से घुटना टिकाता। और जहां पर भीम अपना घुटना टिकाता ना, वहीं पर कहते हैं साहब पानी का तालाब बन जाता। और वो तालाब मित्रों वर्तमान कौन सा ताल है? भीमताल तालाब है। अब याद करो साहब भीमताल तालाब की चर्चा करते हैं बैराट सभ्यता के समय भी, वहां भी भीमताल है। यहाँ चित्तौड़गढ़ में भीमताल है। और बाड़मेर की 56 की पहाड़ियां देखते हैं ना, वहां भी एक भीमताल तालाब है। तो भीम की तो घर की मशीन ही साहब, घुटना टिकाओ और पानी निकालो, घुटना टिकाओ और पानी निकालो। तो साहब घुटना टिका के ऐसे तालाब बनाने वाला कौन था? ये भीम था। और भीम का कहते हैं साहब तालाब कहाँ पर बना है? ये इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। और आगे चलते हैं साहब, एक वहाँ हाथीकुंड का तालाब भी बना हुआ है।
कौन सा कुंड है? हाथी कुंड का तालाब। और ये हाथी कुंड का तालाब है ना, इसके आगे तो गोमुख कुंड बना हुआ है। कौन सा कुंड है? हाथी कुंड, हाथी तालाब कैसे देख की बात है। यहाँ आगे जाना कुंड बना, कौन सा? गोमुख कुंड। यानी एक ऐसी आकृति कि गाय के मुख से कहते हैं साहब पानी आ रहा है, तो वो कहते हैं साहब वो जो पानी आता है ना, उससे पहले आता कहाँ से साहब? इसी हाथी तालाब से आता है, हाथी कुंड से आता है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ जब चित्तौड़ की बात आती है ना, तो चित्तौड़ में घुसते सबसे पहले आपके दिल और दिमाग में आता कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ। प्यारे परीक्षार्थियों, जैसा कि आप लोग पढ़ते हो कि मेवाड़ में राणा कुंभा के समय, मेवाड़ में राणा कुंभा के समय याद करो, मालवा का शासक कौन? महमूद खिलजी प्रथम। उसी महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करने के बाद कुंभा की जो विजय कहलाई थी ना, उस विजय का नाम था साहब मालवा विजय। कौन सी विजय थी? मालवा विजय। और उसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने एक स्तंभ बनाया, और इस स्तंभ का नाम मित्रों कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ। आप लोग भली बात ही समझते हैं, ज्यादा बताना आवश्यकता नहीं, फटाफट और बता देता हूँ। ये जो मंजिल है मित्रों, अंदर ध्यान रखना, कितने? 9 मंजिल। भवन कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का है। लगभग कहते हैं साहब इसकी जो लंबाई है 122 फीट बनी हुई है। कहते हैं साहब यहाँ जो इसकी जो चौड़ाई है ना, ये जो भूमि तल वाली चौड़ाई है मित्रों 30 फीट चौड़ाई है। कितनी फीट है? और कहते हैं साहब चौड़ाई नीचे ज्यादा रहेगी, फिर धीरे धीरे संग्रह होता जाएगा। और 9वीं जो मंजिल है ना, यहाँ पर एक बार बिजली भी गिरी थी। बिजली गिरने से ये मंजिल ध्वस्त हुई, और ध्वस्त होने के बाद इस मंजिल का जीर्णोद्धार करवाया था मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। कौन सिंह ने? और स्वरूप सिंह ने निर्माण करवाने के बाद इस मंजिल को पूर्ण तौर बंद कर दिया। वैसे इस मंजिल के बारे में हम आपको जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ाते हैं ना, उस समय डिटेल में बताते जरूर है, लेकिन उस समय आपके सामने विजय स्तंभ का चित्र नहीं होता है। आज आपके सामने विजय स्तंभ का चित्र है, तो आप इसे देखकर मतलब खुद अनुभव कर सकते हो साहब किस प्रकार का ये विजय स्तंभ है। 9 मंजिल का है, कौन सी मंजिल बंद पड़ी है, और बंद पड़ी तो कैसे बंद हुई, ये सारी कहानी देखना। बिजली गिरी, निर्माण कराया था स्वरूप सिंह ने, बंद कर दिया। अब आप 8 मंजिल ही देख सकते हो। और विशेषकर ध्यान रखना, इसी विजय स्तंभ को कहते हैं साहब सर्वाधिक मूर्तियां, वो मूर्तियां विष्णु भगवान की, इसलिए इसका नाम है विष्णु स्तंभ, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, इसके 2-4 नाम, विजय स्तंभ भी है, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, इसे विक्ट्री टॉवर भी कहते हैं, इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। इसका वास्तुकार पूछे तो बताना साहब जैता के साथ इनके पुत्र नापा वगैरह वो भी साथ में आएंगे। इसी विजय स्तंभ पर ध्यान रखना, सबसे पहले जारी हुआ था डाक टिकट। कौन सा टिकट है? आपको बार बार बताते हैं हम, राजस्थान का प्रथम डाक टिकट जारी हुआ था, वो ध्यान रखना इस विजय स्तंभ पर ही हुआ था, है ना। पहला विजय स्तंभ पर और दूसरा मीराबाई पर, तो दोनों ही ये चित्तौड़गढ़ से जुड़े हुए तो है भाई। मीरा का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है, विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में। तो पहला डाक टिकट जारी हुआ विजय स्तंभ पर, दूसरा पूछे तो बता देना मीराबाई पर। दोनों का कनेक्शन कौन से गढ़ से? चित्तौड़गढ़ से, है ना। अब उसी प्रकार देखना, इसी विजय स्तंभ के बाहर एक बड़ी सी प्रशस्ति लगी है। प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ वो मैं एजिड पढ़ रहा हूं ना। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान पर विजय की स्मृति में 37.19 मीटर है, नोट करते जाना, मीटर बता रहे हैं, 37.19 मीटर ऊंचे इस भव्य स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में करवाया था। विष्णु को समर्पित है। ये 9 मंजिला है, जिसकी प्रत्येक मंजिल के सामने खुला हुआ छज्जा है। अब देखना साहब, ये विशेषकर नोट करने लायक बात है, जो चित्र के माध्यम से देख सकते हो। प्रत्येक मंजिल के बाहर आपको खुला हुआ छज्जा दिखेगा साहब, है ना, खुला छज्जा दिखेगा। ये देखिए साहब, प्रत्येक मंजिल के बाहर आपको खुला छज्जा दिखेगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके ऊपर स्तंभ के ऊपरी तल तक जाने तो अंदर सोपान बने हुए हैं, है ना, अलग अलग मतलब रास्ते बने हुए हैं। सबसे ऊपरी तल पर स्थित शिलालेखों चित्तौड़ के शासक हमीर से लेकर राणा कुंभा तक वंशावली लिखी हुई है। यानी अमीर सिसोदिया से लेकर राणा कुंभा तक का कहते हैं साहब इतिहास लिखा हुआ है इसी विजय स्तंभ पर। विजय स्तंभ बोले तो किस पर? इसके सबसे टॉप में कह सकते हो। और सबसे ऊपरी तल पर वास्तुशिल्प से आच्छादित है, जिनमें देवी देवताओं की, ऋतुओं की, शास्त्रों की, शस्त्रों की, वाद्य यंत्रों की और देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है। और देवी देवताओं के नाम उत्कीर्ण किए हुए हैं। 5वीं मंजिल पर स्तंभ के वास्तुकार जैता, इनके 3 पुत्र नापा, पुंजा और पोमा के नाम उत्कीर्ण है। वेरी मोस्ट और इंपोर्टेंट बात याद रखना, विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर इनके वास्तुकारों के नाम लिखे हुए हैं। नोट कर लेना प्यारे परीक्षार्थियों, ऐसी बात इन परिस्थितियों में ही मिलती है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, 5वीं मंजिल पर भाई जैता के 3 पुत्र नापा, पुंजा और पोमा, इन चारों के नाम लिखे हुए साहब 5वीं मंजिल पर। और अब और 1-2 बातें और सुने। इसी कहते हैं साहब विजय स्तंभ की 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द का भी प्रयोग किया हुआ है।
इसी विजय स्तंभ को देखने एक बार कह था कौन, कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है। इसी को एक बार इतिहासकार देखना है था फर्ग्यूसन, है ना, और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना की थी रोम यानी इटली के टार्जन टावर से। तो टार्जन टावर है ना, तो टार्जन टावर से भी बेहतरीन किसको बता दिया है, इस विजय स्तंभ को। तो सिंपल सी कहानी ये कि कुतुब मीनार और टार्जन टावर से भी तुलना हो चुकी है कौन से मीनार, कौन से स्तंभ की, विजय स्तंभ की। और इसी विजय स्तंभ के निर्माता कौन है, महाराणा कुंभा। निर्माण हुआ 1448 में। पूछ ले साहब किसकी, विजय में, तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में। और इसे कहा जाता है साहब भगवान विष्णु को समर्पित एक ऐसा भवन जिसे मूर्तियों का अजैब घर भी कहते हैं, जैसे मूर्तियों का खजाना भी कहा जाता है ना। और मूर्तियों खजाना क्यों, 80 प्रकार के हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है साहब इसी विजय स्तंभ के अंदर। तो ये मंजिल कितने हैं, 9 मंजिल का है। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, एक हाथी कुंड वाला, है ना, इसी विजय स्तंभ के बिल्कुल सामने, अगर कोई फिजिकली गया तो उसको ध्यान होना चाहिए, इसी विजय स्तंभ के बिल्कुल सामने लगभग 200 मीटर दूर जाओगे ना, उस समय आपको ध्यान रखना ये दिख जाएगा वो कौन सा हाथी कुंड, जहाँ पर वो पानी का एक तालाब वगैरह बना हुआ था। वहाँ पर कहते हैं साहब जो श्रद्धालु जाते हैं ना, वो अक्सर कहते हैं साहब मतलब उस पानी को टच करके आते हैं, कहते हैं साहब बड़ा ही पवित्र पानी माना जाता है। और वहाँ पर कहते हैं साहब कई जगह अलग अलग आस्था है साहब, कभी कई चर्म रोग से जो भाई कोई पीड़ित होते हैं ना, उनका भी इलाज हो जाता है उसी, यानी बड़ा अमृत पानी माना जाता है। और अमृत पानी बताया जाता है वो कौन से कुंड का है, हाथी कुंड का। और वहीं पर ध्यान रखना वो गोमुख कुंड भी बना हुआ है। इस वजह से थोड़ा सा दूर जाओगे ना, वो आपको हाथी कुंड दिख जाएगा जहाँ पर गोमुख कुंड भी बना हुआ है। जितनी लंबाई है उतनी आपको बता रखी है, फिर भी और जूम कर दिया, अब दिख रहा होगा। अब इधर आपको मैं स्तंभ दिखा, ये प्रशस्ति दिखा देता हूँ, ये प्रशस्ति होगी इसके पास ही है ना। अब आपको मैं उसी रूप में लेकर आ जाता हूँ वापस। ये आपके सामने कौन सा स्तंभ है, विजय स्तंभ। अब आपने जैसे ही विजय स्तंभ, अब इसी विजय स्तंभ के बिल्कुल सामने 250 मीटर की दूरी पर एक प्रशस्ति बने, उसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ है, ये देखना प्यारे परीक्षार्थियों, यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। और कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है ना, ये भी विजय स्तंभ के बिल्कुल सामने है। और इस प्रशस्ति का दूसरा नाम जैन प्रशस्ति। बड़े गौर से सुनना, ये कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है ना, इस प्रशस्ति का मूलतः निर्माण तो कहते हैं साहब लगभग 14वीं शताब्दी में हो गया था, है ना। लेकिन कहते हैं साहब दोबारा इसे को वर्तमान जो रूप दिया था ना, वो वर्तमान रूप दिया था कहते हैं साहब एक जैन व्यापारी। कौन से हैं, बघेरवाल परिवार से थे जैन व्यापारी, जिनका नाम था जीजा शाह। कौन सा शाह है, जीजा शाह। और जीजा शाह ने भगवान आदिनाथ को समर्पित है 7 मंजिल का, कितने मंजिल है, 7 मंजिल का भव्य भवन बनाया। और उसी भवन का नाम है मित्रों कौन सा स्तंभ, कीर्ति प्रशस्ति। और इसी का दूसरा नाम है जैन प्रशस्ति। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हो साहब, ये प्रशस्ति कौन सी, कीर्ति स्तंभ है। और ये इसके सबसे टॉप का नजारा है, सबसे ऊपर का जो नजारा है ना, ये इस प्रकार का स्तंभ है, ये 7 मंजिल का है। और विशेषकर ध्यान रखना, ये प्रशस्ति वर्तमान आपको जिस स्थिति दिख रही है ना, उस स्थिति वर्तमान है नहीं साहब, ये पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। ये कह सकते हो साहब मुगल आक्रमण के समय कैसे साहब नष्ट भी हो चुकी थी, इसका जीर्णोद्धार भी काफी बार हुआ है। तो वर्तमान आपको जिस स्थिति में दिखा रहा हूं ना, इस स्थिति में वर्तमान ये है नहीं। और इस प्रशस्ति के बारे में बता दें, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। प्रशस्ति में रचना होता है, तो यहाँ पत्रों पर खुदाई की हुई है, पूरा इतिहास लिखा हुआ है। इतिहास कहाँ का लिखा, मेवाड़ का। और प्यारे परीक्षार्थियों, इस इतिहास की शुरुआत की थी, याद करो, कवि का नाम था अत्रि। कवि का नाम क्या था, अत्रि। और रचना का कार्य पूर्ण किया अत्रि के बेटे महेश ने। और कहते हैं साहब ये रचना है ना, रचना लिखी हुई है संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा में। और रचना में लिखा हुआ साहब मेवाड़ का इतिहास, है ना। तो प्यारे परीक्षार्थियों, विजय स्तंभ और एक कीर्ति स्तंभ वो अलग है। इसके सामने बनी है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्ति में होता है रचना। रचना प्रारंभ की थी अत्रि ने, पूरी की बेटे मेष ने। और ये क्वेश्चन आपके राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में एक बार नहीं बल्कि हजारों बार पूछा हुआ है। विश्वास नहीं हो तो आज ही पुराने पेपर उठाकर देखना, आपको कहीं ना कहीं विजय स्तंभ के इतिहासकारों के नाम जरूर मिल जाएंगे, है ना। तो मित्रों, ये कीर्ति प्रशस्ति है। इसी प्रशस्ति के अंदर याद करो साहब, मीर सिसोदिया की उपाधि थी विषम घाटी पंचानन। तो विषम घाटी पंचानन आपको इसी में मिल जाएगी साहब, लिखा हुआ, है ना। तो मेवाड़ के महाराणों की पूरी यशोगाथा लिखी हुई है इसमें। उसी प्रकार यहाँ भैंसरोड, वैसे देखना इस जो कीर्ति प्रशस्ति ना, इसका निर्माण कार्य है, वैसे निर्माण का था ना प्रारंभ हो गया 14वीं शताब्दी में, लेकिन ये वर्तमान स्वरूप आया था 1460 ईस्वी में,
ये विशेष ध्यान रखना। दिसंबर 1460 ईस्वी में पूर्ण रूप से निर्मित हुआ था ये भवन, जिसका नाम है कीर्ति प्रशस्ति। चित्तौड़गढ़ को पूरा देख लिया, चित्तौड़ से बाहर आ जाओ, चित्तौड़ से थोड़ी सी दूरी पर आगे जाओगे ना, एक दुर्ग दिखेगा मित्रों, उस दुर्ग का नाम है भैंसरोडगढ़। कौन सा गढ़ है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पर दो नदियां हैं, एक नदी है चंबल और दूसरी है ब्राह्मणी। तो मित्रों चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर, चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर दुर्ग बना, उस दुर्ग का नाम कौन सा गढ़ है? भैंसरोडगढ़ है। जैसा कि आप लोग दुर्ग को देख रहे हो ना, इस दुर्ग को देख रहा था कर्नल जेम्स टॉड, और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा साहब इस दुर्ग का निर्माता है, एक का तो नाम है भैंसासा, कौन है, और दूसरा कौन है? रोड़ाचारण। कौन है? तो रोड़ाचारण और भैंसासा दोनों ने मिलकर दुर्ग बनाया, और उसी दुर्ग का नाम कौन सा गढ़ है? भैंसरोडगढ़ है। ये दुर्ग की बाहर की आकृति है, ये दुर्ग के अंदर का नजारा है, और ये दुर्ग के समय शाम के समय रात्रि काल का नजारा है। और ये आसपास दो बड़ी बड़ी नदियां दिख रही है, एक तो कौन सी चंबल है, दूसरी ब्राह्मणी नदी है। यहाँ पर अक्सर कहते हैं साहब तेंदुए, चिंकारे और चीतल काफी संख्या में घूमते घामते आपको नजर आ जाएंगे, और बड़ी सी कहते हैं सब पट्टी के रूप में यहाँ आपको चंबल नदी और ब्राह्मणी नदी का जल फैला हुआ आपको नजर आएगा। तो प्यारे परीक्षार्थियों, ये भैंसरोडगढ़ कहते हैं साहब, इसे राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है, राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। और बड़ी बात और ध्यान रखना, इसी भैंसरोडगढ़ के कहते हैं साहब ये बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल बन चुका है, और बारिश के मौसम में, बरसात के समय, बारिश के समय कहते हैं साहब बहुत सारे पर्यटक आते हैं कौन सा गढ़ को देखने के लिए? भैंसरोडगढ़। नजारा बड़ा ही प्राकृतिक है, कारण क्या दोनों संगम पर दो नदियां मिलेगी, पीछे पहाड़ी इलाका मिलेगा, तो पहाड़ियों पर बड़ा ही कहते हैं साहब हरा भरा क्षेत्र है। कौन सा गढ़ है? ये अपना भैंसरोडगढ़ है। और यहाँ पर भैंसरोडगढ़ से लेकर राउत बाटा के बीच में एक अभ्यारण्य भी बना हुआ है, उस अभ्यारण्य का नाम क्या? भैंसरोड अभ्यारण्य। और वो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य बना था 5 फरवरी 1983 को, है ना। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है और भैंसरोडगढ़ क्या है? अभ्यारण्य भी है। और आगे चलते हैं, उसी प्रकार जैसा मैंने बताया था ना, जैसे भैंसरोडगढ़ दुर्ग को देख लोगे ना तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य मिलेगा। वैसे मित्रों ध्यान रखना, इस दुर्ग का नाम भैंसरोडगढ़ है, तो ये मत सोचना साहब इस अभ्यारण्य के अंदर के साहब भैंस ही भैंस है, ना यहाँ तो भैंस है और ना यहाँ पाडा है। और अक्सर ना भैंस और पाडा कभी अभ्यारण्य में रहते ही नहीं है साहब, है ना। कोई हो सकता साहब कोई एज ए सैंपल कोई दिखा दे तो अलग बात है, बाकी भैंस पाडे कभी अभ्यारण्य नहीं रहते साहब, है ना। तो इसका नाम भैंस समय यूं मत होना साहब, ये राजस्थान की स्थानीय भैंसों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा कदापि नहीं है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे, जानवर मिल जाएंगे, जरग मिल जाएगा, भालू मिल जाएगा, चौसिंगा हिरण मिल जाएगा, ये आपको जो लोमड़ी मिल जाएगी, कौन सी या भाई जो जंगल वाली है ना, जिसे जंगली बिलाव कहते हैं, याद आया, जिसे हम गांव में कई बार गोगड़ मिन्ना कहते हैं, है ना। तो ये गोगड़ मिन्ना है ना, ये भी आपको कहाँ नजर आएगा? भैंसरोडगढ़ में। तो भैंसरोडगढ़ में भैंस नहीं बल्कि गोगड़ मिन्ना दिख जाएगा जरूर। अब देखना, जैसे भैंसरोडगढ़ में आपने गोगड़ मिन्ना देख लिया तो आगे चले जाओ साहब राउत बाटा की ओर, है ना। वहां आपको एक राणा प्रताप सागर बांध नजर आएगा, और राणा प्रताप सागर बांध है ना, इस बांध में अक्सर कहते हैं साहब आपको घड़ियाल नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? घड़ियाल। और इसी बांध परियोजना से जानना, इसी बांध परियोजना के पास ही चूलिया जल प्रपात बना हुआ है। और ये जो मैंने आपको छोटी सी फोटो दिखाई है ना, ये फोटो मित्रों चूलिया जल प्रपात की। जैसा कि आप लोग भली बात ही जानते हो कि साहब यहाँ नदी कौन सी? चंबल नदी है। चंबल नदी पर ये बांध बना, राणा प्रताप सागर बांध, और इसी चंबल नदी पर ही यहाँ ये जल प्रपात बना है, और जल प्रपात का नाम है चूलिया जल प्रपात। तो मित्रों ये बांध परियोजना, इसके निकट ही चूलिया जल प्रपात हो गया। और चूलिया जल प्रपात की जो ऊंचाई है ना, ये 54 मीटर है यहाँ, यानी 54 मीटर ऊपर से पानी गिरता है। और इसी राणा प्रताप सागर बांध के निकट ही आपको ध्यान होना चाहिए राउत बाटा अणुशक्ति। जैसा कि आप नाम सुनते हो ना, तो राउत बाटा अणुशक्ति जो केंद्र है ना, ये भी इसी राणा प्रताप सागर बांध से कुछ ही दूरी पर है। तो 3 दर्शन स्थल आपको पास पास मिल जाएंगे, राणा प्रताप सागर बांध भी है, चूलिया जलप्रपात भी है, और राउत बाटा अणुशक्ति केंद्र भी है। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत सारे दर्शन स्थल है। राउत बाटा की बात करें तो ये राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी बनाया गया था ना, इस बांध पर 43 मेगावाट के 4 पन बिजली घर है ना। तो यहाँ 4 पन बिजली घर है, पुल कितनी बिजली होती है? 43 मेगावाट बिजली होती है ना। और साथ ही साथ बात करें तो यहाँ राउत बाटा नगर पालिका है, उसमें कहते हैं 8,937 कहते हैं साहब 8,937 जो मकान है ना, उनमें कहते हैं साहब जितने भी जो पानी की सुविधा वगैरह होती है ना, वो सारी इसी राणा प्रताप सागर बांध से ही होती है।
तो मित्रों ये सारी कहानी तो भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। कौन सा घाट है भाई, घाट बोले तो कौन सा भाई, राउत बाटा, चूल्हे जलप्रपात, राणा प्रताप सागर बांध, तो ये सब के सब कौन से गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। और ये आप नज़ारा देख सकते हो साहब, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक सागर है, उस सागर का नाम है भोपाल सागर है ना। थोड़ा सा इसी जो बांध बताया ना उसी बांध से आगे जुड़ा हुआ कैसे तो साहब भोपाल सागर है। और ये भोपाल सागर है ना मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। बड़ा सा सागर बना हुआ है, बड़ा सा जल, तो ये कह सकते हो साहब बहुत सारा भाई बारिश से हरा भरा और बहुत सारे जल और जंगल देखने को मिलेंगे आपको कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। अब जैसे ही चित्तौड़ आता है तो वहां आपको एक स्तंभ देखना होता है मातृकुंडिया, और मातृकुंडिया कहाँ, रासमी में। और रासमी कौन जगह में, चित्तौड़गढ़ में। प्यारे परीक्षार्थियों, मातृकुंडिया को ही राजस्थान में कहते हैं साहब बहुत बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है, और इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार, तो मेवाड़ का हरिद्वार पूछे तो कौन सा कुंडिया बताओगे, मातृकुंडिया। ऐसा क्यों, आपको याद होगा कि साहब परशुराम महादेव ने, बहुत लंबी चौड़ी कहानी, पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में कह दूं। परशुराम महादेव ने कहते हैं साहब जब अपनी माता का कहते हैं साहब किसी कारणवश कहते हैं साहब वध गया, बाद में कहते हैं साहब माता को पुनर्जीवित करने के लिए अपने पिताजी से वापस वरदान भी लिया, माता का सिर जोड़ भी दिया, माता जी को जिंदा भी कर दिया। माता का नाम रेणुका था। तो कहते हैं साहब रेणुका की हत्या करने के बाद कहते हैं साहब प्रायश्चित के लिए परशुराम ने कहते हैं साहब अलग अलग कुंड में कहते हैं साहब स्नान करके अपने पापों का निवारण किया ना। तो कहते हैं साहब उसी समय परशुराम महादेव ने प्रायश्चित करने के लिए, अपने पापों के निवारण के लिए पहली बार स्नान किया था इसी चित्तौड़गढ़ के रासमी गांव में। एक तालाब बना जिसका नाम है मातृकुंडिया। तो मातृकुंडिया तालाब की विशेषता है कि यहाँ पर अगर कोई जाने अनजाने में अगर कोई किसी से भूल हो गई ना, तो उन भूलों के निवारण के लिए कहते हैं साहब कौन से तालाब में चले जाओ, इसी मातृकुंडिया तालाब में। तो मातृकुंडिया तालाब को कहते हैं साहब मेवाड़ का हरिद्वार है। यहाँ थोड़ी सी दूरी पर जाने ना लक्ष्मण झूला भी बना हुआ है ना। किसी ने एक बार पूछा हुआ है कि बताओ साहब राजस्थान के किस स्थान पर लक्ष्मण झूला है, तो लक्ष्मण झूला कहाँ बताओगे, मातृकुंडिया स्थल पर। मातृकुंडिया कहाँ है, रासमी में। और मातृकुंडिया ही वो स्थल है साहब जहां से आपको भीलों का एक किसान आंदोलन प्रारंभ होना बताते हैं साहब, एक ही या फिर भोमट भील किसान आंदोलन, याद है कुछ कुछ, ध्यान रखना प्यारे परीक्षार्थियों। एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है मित्रों कौन से कुंडिया से, मातृकुंडिया से। और गांव पूछे तो कौन सा बताओगे। अब थोड़ा सा और आगे जाओगे ना, इसी चित्तौड़गढ़ में याद करो भैंसरोडगढ़ में, उस भैंसरोडगढ़ में कहते हैं साहब मंदिर बना हुआ बाडोली मंदिर। और बाडोली के मंदिर है ना, ये मंदिर कहते हैं साहब भगवान शिव को समर्पित है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो साहब, इस मंदिर के निकट शिव जी का शिवलिंग भी है। बहुत सारे मंदिर बने, मंदिरों के समूह बने, कहते हैं साहब अलग अलग प्रकार के मंदिर है। कोई ने 12 देवरा के नाम से भी जानते हैं, कोई कहते हैं साहब यहाँ पर भगवान शिव के 10 मंदिर बने हुए है ना। तो अलग अलग जो भी है संख्या अलग अलग है, लेकिन ये भगवान शिव को समर्पित बाडोली के मंदिर है। और इन्हीं बाडोली में अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग मंदिर बनाए। यहाँ परमार शासक भोज भी आए हुए, यहाँ पर कहते हैं साहब मेवाड़ के महाराणाओं ने भी कई मंदिर बनाए थे। लेकिन साथ ही साथ कहते हैं साहब यहाँ पर सबसे बड़ा और कहते हैं साहब पहला जो मंदिर भगवान शिव का बनाया था वो बनाया था साहब एक आक्रमणकारी को, हूण आक्रमणकारी। और उस हूण आक्रमणकारी का नाम था मित्रों मिहिरकुल, हूण आक्रमणकारी मिहिरकुल। और कहते हैं साहब मिहिरकुल ने कहते हैं साहब भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनाया, और उस मंदिर का नाम है साहब बाडोली का शिव मंदिर। बाडोली है ना, ये राउतबाड़ा कस्बे के पास में स्थित है, छोटा सा गांव है। और बाडोली सीमा आगे भैंसरोडगढ़ से भी लगती है। और यहाँ गुर्जर पड़तियार कहते हैं साहब शैली में बहुत सारे मंदिर बने हुए। और इन मंदिरों को कहते हैं साहब प्रकाश में लाने का श्रेय इनको जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। तो कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हीं मंदिरों को कहते हैं साहब प्रकाशित किया कि साहब बहुत प्राचीन काल के मंदिर है जो राउतबाड़ा के निकट भैंसरोड के पास बाडोली में बने हुए, जिनकी शुरुआत कौन से कुल ने की थी, मीर कुल ने। अब इसी चित्तौड़ का नाम आते ही एक सेठ याद आता साहब, सांवलिया सेठ। कौन सेठ है, और सांवलिया सेठ बोलो तो वही भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण जी का कहते हैं साहब सांवलिया सेठ जी का मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर कहते हैं साहब एक बार जब औरंगजेब की नीति थी, कौन सी मूर्ति भंजक वाली नीति थी, उस समय कहते हैं साहब इस मंदिरों को इस मंदिर को भी तोड़ना है, तोड़ फोड़ भी की थी। काफ़ी सारी मूर्तियां थी, कहते हैं साहब मूर्तियां कहते हैं मुगल अपने साथ में भी लेकर चले गए थे। उस समय कहते हैं साहब एक संत दयाराम जी, उन्होंने कहते हैं साहब इन मूर्तियों को कहते हैं साहब एक खुला मैदान था, उस मैदान को कहते हैं साहब बांगुड़ भादसोड़ा का छापरा। वहाँ कहते हैं साहब एक बड़ा बड़ले का वृक्ष था, और बड़ले के वृक्ष के नीचे कहते हैं साहब छिपा दिया। बड़ला बोलो तो वट वृक्ष है
है ना। तो कहते हैं साहब वहाँ वट वृक्ष के नीचे मूर्तियाँ भी छिपाई थी, और कहते हैं साहब मूर्तियों के साथ साथ खुद भी कहते हैं साहब छिप कर रहे थे। लेकिन कहते हैं साहब उसी वट वृक्ष के नीचे उसी गुफा में रहते हुए कहते हैं साहब भाई जो संत दयाराम जी थे ना, उन दयाराम जी को कहते हैं साहब वहीं पर उनका निर्वाण हो गया, वहीं पर उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सांवरिया सेठ के कहते हैं साहब इन जो बाकी जो मूर्तियों को बचाने का जो श्रेय जाता है ना, उस समय के संत दयाराम जी को जाता है। तो मित्रों संत दयाराम जी को भाई कह सकते हैं इन्हीं की वजह से आज ये मंदिर जीवित अवस्था में, और सेठ सांवलिया जी का मंदिर है, और मंदिर जानना कौन से भगवान को समर्पित है, कृष्ण भगवान को समर्पित है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर एक देवी है असावरी देवी, उसी का दूसरा नाम आवरी माता है। जैसा कि आप लोग राजस्थान की लोक देवियाँ पढ़ते हो, उस लोक देव बताते हैं साहब आवरी माता का मंदिर बना निकुंभ के अंदर, कहाँ बना है, और निकुंभ वर्तमान का चित्तौड़गढ़ में। और इन्हें लकवे की देवी भी कहा जाता है। किसकी देवी है, कहते हैं साहब लकवे से पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं कौन सी माता के मंदिर में, इसी आवरी माता के मंदिर में। कल आप जिसमें बूंदी पढ़ रहे थे हाड़ा चौहान कुलदेव हमने बताई थी बधाना माता, वहां मूठ की झपट में आया हुआ बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और यहाँ कहते हैं साहब लकवे से पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है आवरी माता के। ये आवरी माता का चित्र है, आवरी माता के कह सकते हो आप घर बैठे दर्शन कर सकते हो। और कह सकते हो साहब इसी आवरी माता इन्हें रोग मातृका भी कहा जाता है। ऐसी देवी है कि जिस देवी के मंदिर में जाने से रोगों से मुक्ति मिलती है ना, उन्हें रोग मातृका नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ चित्तौड़गढ़ में कहते हैं साहब हजरत दीवान शाह की दरगाह भी बनी है, और वो दरगाह कहाँ बनी है, कपासन के अंदर बनी है। और कपासन जैसे आपको नाम याद आता है तो ये बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी भी मानी जाती है ना। तो यहाँ पर हजरत दीवान शाह की दरगाह भी बनी है, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाओ। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक बावड़ी बनी, उस बावड़ी का नाम है बिनोता की बावड़ी, है ना। और बिनोता की बावड़ी ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और आगे चलते हैं, अब देखना मित्रों यहाँ एक बहुत प्राचीन सभ्यता नगरी सभ्यता, इसी नगरी सभ्यता का दूसरा नाम हो सकता है कहीं के नाम मिलेगा मध्यमिका। कौन सी मिका है, मध्यमिका। अब नगरी नाम से कई बार कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक नगरी है, एक नगर है, एक और नगर है। नगर नगर नगरी, सुनो, एक नगर सभ्यता है जो कहाँ है, टोंक के अंदर। एक नगर कह सकते हो साहब स्थान का नाम है जो कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। और एक नगरी सभ्यता है जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना। तो मित्रों ये अलग अलग जगह ये नगरी सभ्यता के कुछ पुरातत्व जो अवशेष हैं वो वहाँ पर आज भी भाई मिले भाई, आज भी पड़े हैं। तो ये अवशेष है, ये सारे उस नगरी सभ्यता माने जाते हैं। नगरी का दूसरा नाम है तो जानना क्या है, मध्यमिका। और ये पुराने जमाने इस पूरे जनपद का नाम सीवी जनपद भी था, ध्यान रखना। तो ये सीवी जनपद की सारी सभ्यता स्थल है, आपके सामने पुरातात्विक स्रोत है जो इसी नगरी सभ्यता से मिले थे। और आगे बढ़ते हैं, अब उसी प्रकार इसी चित्तौड़गढ़ में एक अभ्यारण्य मिलता मित्रों, बस्सी अभ्यारण्य। कौन सा है, और जैसी बस्सी नाम याद आता है ना, तो बस्सी आपको ध्यान होना चाहिए हस्तकला के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ बस्सी के प्रसिद्ध याद करो साहब, कावड़ और बेवाण की जो कलाकृति होती है ना, वो कावड़ और बेवाण कहाँ बनाई जाती है मित्रों, इसी बस्सी गांव में। और बस्सी का अभ्यारण्य भी है। अभ्यारण्य अलग अलग प्रकार के आप देख सकते हो, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। और इसी बस्सी अभ्यारण्य के बारे में कहा जाता है साहब, ये चित्तौड़गढ़ में नहीं, चित्तौड़गढ़ निकट ही है। चित्तौड़गढ़ से निकलते कह सकते हो साहब 5-7 किलोमीटर दूरी पर है। और ये लगभग 15,290 कह सकते हो साहब हेक्टेयर क्षेत्र फैला हुआ है ना। और इसकी स्थापना पूछो तो स्थापना कहते हैं साहब 1998 ईस्वी में हुई थी। और पूछ ले साहब कौन सी पर्वतमाला कौन सी पहाड़ियों में, तो अरावली भूल से मत बता देना, ये विंध्याचल पर्वतमाला की कह सकते हो साहब श्रेणी बना हुआ है ना। यहाँ कई बार अपन विद्यार्थी लोग भाई कहते थे साहब अरावली पर्वत, अरावली नहीं है, या विंध्याचल पर्वतमाला ना, उसमें कहते हैं साहब ये बस्सी अभ्यारण्य है। यहाँ पर कहते हैं साहब मृग बोले तो हिरण भी है, जंगली सुअर भी है, तेंदुआ भी है, और नेवला भी है, और प्रवासी पक्षी है। और जैसा कि आप लोग ये चित्र देख रहे हो, नेवले का ही चित्र ध्यान रखना। नेवला मीन समझते हो, सांप की लड़ाई में अक्सर कहते हैं कौन आता है साहब, नेवला। और कहते हैं साहब वो जो नेवला है ना, वो नेवला कहते हैं साहब अक्सर सांप और नेवले की लड़ाई में जीतता हमेशा कौन है, यही नेवला। तो कहते हैं साहब इस नेवले के बारे में कहा जाता है साहब ये नेवले सर्वाधिक काम मिलेंगे, बस्सी अभ्यारण्य मिलेंगे। और आगे चलते हैं, उसी प्रकार जानना यहाँ मृगवन चित्तौड़गढ़ में अभ्यारण्य भी है। मृग बोलो तो वही हिरण, तो हिरणों का कहते हैं साहब बहुत बड़ा कह सकते हो साहब ये भाई अभ्यारण्य बना हुआ है। और इस अभ्यारण्य में कहते हैं साहब ये स्थापित होता 1969 ईस्वी में, 1969 में। यहाँ पर जो काला हिरण है, चिंगारा है, मरु लोमड़ी वगैरह ये सर्वाधिक इसी मृगवन में रहती है। और आगे चलते हैं तो यहाँ चित्तौड़गढ़ में प्रिंट प्रसिद्ध मित्रों जाजम प्रिंट, उसी का दूसरा नाम दाबू प्रिंट। जिस प्रकार आप चित्रकार को देख रहे हो,
हाथों से कहते हैं साहब छपाई होती है, और छपाई देख सकते हो साहब यहाँ एक बड़ी सी भट्टी बना रखी है। इसी भट्टी के अंदर कहते हैं साहब गर्म लोहा होता है ना, उस लोहे को कहते हैं साहब, उस पर कहते हैं साहब रंग चढ़ाकर उस कपड़े पर कहते हैं साहब अलग अलग डिब्बे बनाए जाते हैं, अलग अलग छपाई होती है। जैसे मान लो ये पहले आपने लाल लाल स्थान देख लिया, इस स्थान पर जैसा इनको रंग देना होता है ना, उस प्रकार की आकृति बना देते हैं। तो कह सकते हैं साहब ये आकृति बनाकर जमा कर प्रिंट की जाती है। और ये जाजम प्रिंट प्रसिद्ध हुई मित्रों छिपों का अकोला में। कहाँ प्रसिद्ध है? छिपों का अकोला। और छिपों का अकोला वर्तमान कहाँ मित्रों? चित्तौड़गढ़ में है ना। तो विशेष का ध्यान रखना। वैसे कला, लोक कला के लिए चित्तौड़ बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिर से बता देता हूँ, गणगौर बनाने की सवारी है ना, वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है? इधर अपने चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध, बस्सी गांव की। कावड़ भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी गांव की। बेवान भी कहाँ की? बस्सी गांव की। जाजम प्रिंट कहाँ की? छिपों का अकोला कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। तो लोक कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़ है। और लोक कला से हमें याद आता है, इसी चित्तौड़गढ़ में एक बहुत बड़ा लोक नाट्य प्रसिद्ध हुआ, तुर्रा कलंगी। याद आया? तुक नगीर और शाह अली ने जो प्रारंभ किया था ना, वो तुर्रा कलंगी नाटक सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में तो होता है। तुर्रा बोले तो शिव, कलंगी बोले तो पार्वती। तो शिव और पार्वती से जुड़ी हुई कथाएं दिखाई जाती है चित्तौड़गढ़ में। तो लोक कला के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ है। अब चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मेलों की बात करें ना, तो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट मेला याद रखना, राम रावण मेला। अब बड़े गौर से सुनना मित्रों, एकमात्र रावण की मूर्ति या मंदिर पूछे तो बताना सा मंडोर जोधपुर के अंदर। एकमात्र रावण के भाई विभीषण की मूर्ति पूछो बताएंगे साहब कोटा के अंदर। और राम और रावण दोनों का मेला पूछे तो बताना मित्रों बड़ी सादरी में। बड़ी सादरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और मेला लगता है चैत्र शुक्ल दशमी के दिन। कैसे? याद करो, चैत्र शुक्ल नवमी को तो मनाते हैं साहब रामनवमी। याद आया? चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी, और रामनवमी के एक दिन बाद कहते हैं साहब यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? राम रावण मेला। दशहरा मेला भी लगता है, ये निम्बाड़े का प्रसिद्ध है। आसोज शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक लगता है, बिल्कुल लगता है। वैसे दसवीं ये जो भाई दशहरा होता है ना, मूल तो होता है कि आसोज शुक्ल दशमी के दिन ही होता है ना। हाँ, तो मित्रों ये दशहरा मेला, वैसे समूचे राजस्थान का दशहरा मेला तो कोटा का बताएंगे प्रसिद्ध है, लेकिन यूं दशहरा चित्तौड़ में निम्बाड़े का है। मेवाड़ उद्योग उत्सव है ना, वो दिसंबर मास में होता है। मेवाड़ उद्योग उत्सव भी याद रखना। साथ साथ में मीरा महोत्सव है, वो शरद पूर्णिमा होता है। ये उत्सव आपको विशेष कर ध्यान रखना। मैं आपको कहता हूँ हर बार किसी न किसी महोत्सव के बारे में पूछा जाता है। महोत्सव कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जो स्थान जिसकी वजह से प्रसिद्ध है ना, उसी नाम से कहते हैं महोत्सव मनाया जाता है। जैसे जोधपुर मारवाड़ नाम से प्रसिद्ध है तो मारवाड़ महोत्सव हो गया। जैसलमेर मरु नाम के प्रसिद्ध हो मरु महोत्सव हो गया। उसी प्रकार ये भरतपुर कलपुर से हमने पढ़ा था, ब्रज क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ब्रज महोत्सव हो गया। समझ रहे हो? उसी प्रकार ध्यान रखना, मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ है, तो वहां पर मीरा महोत्सव हो गया। पूछ ले कब है? शरद पूर्णिमा। पूछ ले शरद पूर्णिमा कब मनाए जाते? तो बता देना आश्विन पूर्णिमा के दिन। मातृकुंडिया का मेला लगता है रासमी का हरनाथपुरा क्षेत्र में, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। ये रासमी में स्थानीय जो राजस्व गांव उसका नाम हरनाथपुरा, ये भी ध्यान रखना। सावलिया जी का मेला थोड़ी देर पहले देखा मंडपिया के अंदर, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। और इस दिन ध्यान रखना निर्जला एकादशी होती है, विशेषकर ध्यान रखना। निर्जला 11 कौन सी है? तो निर्जला 11 को मेला लगता है सावलिया सेठ के। जोहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। अंग्रेजी महीना होता है मित्रों अप्रैल। कौन सा है? अप्रैल में। लेकिन हम आपको बता चुके हैं वर्तमान जोहर और सती मेलों पर रोक लगा रखी है। एकमात्र पूछो ना चित्तौड़गढ़ में ही बताना है। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ मेवाड़ में ध्यान रखना, इधर चित्तौड़ में दी मेवाड़ शुगर मिल्स की भी स्थापना हुई। राजस्थान की अणुशक्ति वो भी में चित्तौड़गढ़ है। और जेके सीमेंट का जो कारखाना है ना, वो भी कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ कह सकते हो साहब बहुत बड़ी शक्ति नगरी है, बहुत बड़ी भक्ति नगरी है, और बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है। और औद्योगिक नगरी के साथ ही साथ कह सकते हो साहब बहुत बड़ी प्राकृतिक नगरी है, हमारा तो मानना। आपने देखा होगा भैंसरोडगढ़ किले को देख लो, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य को देख लो, उधर बस्सी अभ्यारण्य देख लिया, इधर आपने बहुत सारे अभ्यारण्य भाई देखे ना, आपने देखा होगा साहब ये बहुत बड़ा प्राकृतिक स्थल भी कह सकते हैं। अब परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये विशेषकर याद रखना। अब आपको टकटकी लगा के बैठ रहना है और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, कारण के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। रावत बाटा चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है, तो राणा प्रताप बांध का रावत बाटा में। जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, नोट करने लायक बात है।
चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़ के समीप चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो 18 मीटर है। कितने मीटर है? 18 मीटर। वैसे 18 नहीं होना चाहिए, यहाँ 54 होना चाहिए शायद, तो थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ, आगे जाकर देखना, यहाँ एक बामनी नदी है, यहाँ उद्गम इससे चित्तौड़गढ़ हरिपुरा गांव से होता है, भैंसरोडगढ़ के समीप चंबल में मिल जाती है। ये लगभग 25 किलोमीटर लंबी है, यानी बामनी नदी का उद्गम भी चित्तौड़गढ़ से होता है। बामनी नदी का उद्गम भी चित्तौड़गढ़ से होता है। और चित्तौड़गढ़ में अन्य नदियां बनास है, बेड़च है, गुंजाल है, बागन है, ओरानी है, गंभीरी है, शिबना है, जाखम है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो पटाख से, ये आपके बहुत काम आएगा पेज। भोपाल सागर है ना, इसका निर्माण महाराणा भोपाल सिंह ने करवाया, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का मंदिर है सुरता खेड़ा, 100% मित्रों याद रखना। रामदेव जी के राजस्थान में 2 अन्य स्थल है, एक तो है याद करो बिराटिया के अंदर है ना, जो अजमेर और पाली की सीमा पर बना हुआ है, और एक ध्यान रखना कौन सा, सुरता खेड़ा जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और बाकी मुख्य स्थल वो तो कहाँ, रूणेचा पोखरण अंदर, और छोटा रामदेव वो कहाँ, जूनागढ़ के अंदर है ना। और आगे चलते हैं, चित्तौड़गढ़ जो मृगवन ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दक्षिणी छोर पर किले के प्राचीरों के सहारे सन 1969 में स्थापित किया गया था। ये मृगवन जो थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, बसी अभ्यारण्य आपको बताया था, ये 29 अगस्त 1988 का अभ्यारण्य घोषित हुआ था। बाघों के विचरण हेतु ये भी विख्यात है। वैसे बाघ आपने कल बूंदी में भी देखे थे है ना, और बाघ आप आगे आप रणथंभौर में भी देखेंगे। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य ये वन क्षेत्र एक लंबी पट्टी के रूप में चंबल ब्राह्मणी नदी के साथ फैला हुआ है। और 5 फरवरी 1983 को भैंसरोडगढ़ के आसपास वन प्रदेश को अभ्यारण्य बनाया गया। तो आपके सामने 3 अभ्यारण्य, अभ्यारण्य बोले तो भाई वो वन क्षेत्र जो जहाँ पर कह सकते हो साहब वन्य पशु वगैरह रहते हैं। चित्तौड़गढ़ मृगवन हो गया, बसी अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। और आगे चलते हैं, हजरत दीवान शाह की दरगाह बनी है कपासन, 100% मैंने बता ही दिया। गोसुंडी शिलालेख याद रखो साहब, गोसुंडी शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व, और इसी शिलालेख से याद करो साहब पहली बार आपको भागवत धर्म, आपको वैदिक संस्कृति और वैष्णव संप्रदाय की पहली बार जानकारी मिली थी गोसुंडी शिलालेख से 2री शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे पहली बार DR भंडारकर ने पढ़ा था। इस शिलालेख में वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है। तो वैष्णव संप्रदाय, भागवत धर्म और साथ ही साथ कह सकते हो साहब इन्हें पढ़ने वाला कौन है, DR भंडारकर। ये सारी जानकारी ध्यान होनी चाहिए। चित्तौड़ का लेख शिलालेख है, इसके अनुसार देवालय मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश निषेध था। ये चित्तौड़ के लेख में लिखा हुआ है। गोरा बादल का महल, नवलखा बुर्ज, जयमल की हवेली सारे चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल बता दी साहब। मानमोरी शिलालेख, इसे कर्नल जेम्स और समुद्र फेंका था, याद करो साहब। यहाँ मेवाड़ में प्रारंभ शासन किया था मौर्यों ने, इस बात की जानकारी मिली थी 2 शिलालेख से। एक तो कणसा शिलालेख जो कोटा में आज भी है, एक मानमुरी शिलालेख है जो हम बताते हैं साहब कहाँ पर है, याद करो साहब। मानमुरी शिलालेख आपके इसी याद करो साहब एक झील थी मानसरोवर झील है ना, और मानसरोवर झील वर्तमान का चित्तौड़गढ़ में। तो इसी मानमुरी अभिलेख को कर्नल जेम्स टॉड ने जहाज के असंतुलन होने की वजह से 20 समुद्र में फेंक भी दिया था है ना। अब इसमें अमृत मंथन का उल्लेख भी है, कौन से, मानमुरी शिलालेख के अंदर। नटों की सबसे बड़ी बस्ती है ना वो सज्जन है, खाना का डेरा और नींबा हेड़ा है। उसी प्रकार जाजम प्रिंट दाऊपुर में बताई दी साहब आकोला के अंदर है। बेवाण में मौन, लकड़ी की कावड़, मिट्टी के खिलौने, ये कहाँ के प्रसिद्ध है, बस्सी का चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना। उसी प्रकार है राजस्थान में खाट आंदोलन हुआ था, अचलपुरा बदेसर चित्तौड़गढ़ से चलाया गया था। राजस्थान की निजी क्षेत्र में प्रथम जो चीनी मिल है, प्रथम चीनी मिल है द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है, 1932 में स्थापित की गई थी चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में। चित्तौड़गढ़ में कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, संत रैदास छतरी बता दी साहब आपको। प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह की छतरी बनी, बिल्कुल बनी साहब। और तुर्रा कलंगी जो ख्याल है ना, ये थोड़ी देर पहले बता दिया हमने। तुर्रा कलंगी शिव और पार्वती की कथा सुनाई जाती है साहब इसी ख्याल के अंदर। और जो ख्याल है ना, ये ख्याल कौन सी है मित्रों, ध्यान रखना, याद रखो वही तुक नगीर और शाह अली वाली ख्याल है ना। तो इसी तुर्रा कलंगी ख्याल के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, चित्तौड़गढ़। इनके प्रसिद्ध ख्याली पूछे तो नाम बता देता हूँ, वो है सोनी जयदयाल। सोनी कौन है, जयदयाल है। और इस नाटक में, इस नाट्य में कहते हैं साहब वाद्य यंत्र पूछे ना तो बता देना साहब चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा है,
चंग। और आगे चलते हैं। राउत भाटा भारत का दूसरा अणुशक्ति केंद्र है। 1960 के दशक में कनाडा की AECL कंपनी की सहायता से इस स्थान को परमाणु ऊर्जा केंद्र के रूप में बदला गया। राउत भाटा राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का तीसरा कारखाना कहाँ है? मांगरोल के अंदर है। और मांगरोल वही अपने याद रहो साहब चित्तौड़गढ़ में। कोमल कोठारी कपासन इनकी जन्म स्थली है। ये देश के शीर्ष लोक कला मर्मज्ञों में से एक है। कोमल कोठारी, कोमल कोठारी, कोमल कोठारी। याद आया कुछ कुछ? याद करो साहब। इसी कोमल कोठारी के अंदर बारे में हमको कुछ बात करते हैं साहब। अपने जोधपुर के निकट एक याद करो साहब संस्थान कौन सी? रूपायन संस्थान है। कौन संस्थान है? रूपायन संस्थान है। और जो रूपायन संस्थान वर्तमान का बोरुंदा में, बोरुंदा वर्तमान का साहब चित्तौड़गढ़ के नहीं सॉरी बोरुंदा वर्तमान का जोधपुर में। और इसी रूपायन संस्थान को कहते हैं साहब लोक कलाओं को बढ़ावा देंगे। लंगा और मांगणिया हार, विषय जानना, लंगा और मांगणिया हार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करवाने का जो काम किया ना वो कोमल कोठारी ने ही किया था, है ना। उसी प्रकार राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड वो भी कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वो भी चित्तौड़गढ़ में, बता चुके हैं पहले। और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, जाजमप्रिंड, दशहरा मेला, सारे के सारे कौन से गढ़ गए हैं? चित्तौड़गढ़ के। तो ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न भाई प्रश्न सवाल भी आपको बता दिए जो परीक्षा उपयोगी है। तो इस चैनल पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ रहे। शुभ रात्रि। धन्यवाद।